कृतिकॉन। 2004 की शुरुआत में मैं न्यू जर्सी के एक छोटे से शहर में पिज़्ज़ा डिलीवरी ड्राइवर का काम करता था। हमारी शॉप नई नई थी। हम सिटी में सबसे अच्छा पिज़्ज़ा के लिए जाने जाते थे, इसलिए दुकान पर लोकल लोगों से बहुत सारे ऑर्डर आते थे। बॉर्डर के बाहर से भी ऑर्डर मिलते थे। हम इतने पॉपुलर थे। खैर, बुधवार की रात थी और हमें ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिले थे। वीक के बीच के दिनों में जब काम स्लो होता था और अगर हमारे पास करने को कुछ ना हो तो मेरे बॉस हमें पीछे वाले रूम में कंप्यूटर यूज करने देते थे। इसलिए पीछे के कमरे में रखा कंप्यूटर ही हमारे एंटरटेनमेंट का एक जरिया था। एक बार मैं ऑनलाइन था, कोई इंटरनेट ब्राउज़र गेम खेल रहा था। तभी शॉप पर एक कॉल आई। फ़ोन पर एक बुजुर्ग आदमी थे जो एक मीडियम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे थे। लोकेशन सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर थी और रात भी बिजी नहीं थी, इसलिए मुझे ड्राइव करने में कोई दिक्कत नहीं थी। अब डायरेक्ट उस समय पर चलते हैं जब मैं रास्ते में था। मैंने अंदर की सड़कों पर एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया, जिन पर मैं पहले कभी नहीं गया था। मेरे जीपीएस के हिसाब से रोड से लोकेशन लगभग 5 मिनट की दूरी थी। मुझे याद है कि मैंने राइट टर्न लिया और उस रोड पर आ गया जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाती। उस सड़क के दोनों साइड पेड़ थे और अपने सामने 4 फीट से ज़्यादा कुछ नहीं देख सकते थे। मैं मानता हूँ कि उस रोड से गुजरना थोड़ा डरावना था, लेकिन मैंने ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि मैं बस खामोखा डर रहा हूँ। अचानक लगभग 2-3 मिनट बाद मेरी हेडलाइट की रोशनी किसी पर पड़ी जो सड़क पर रेंग रहा था। वो पूरा भीगा हुआ था। मेरे मुंह से निकला, ओ शिट। मैंने गाड़ी तेजी से घुमाई। जब मैंने अपने रियर व्यू मिरर देखा तो वो इंसान खड़ा हो गया और जब मैं पास से गुजरा तो बस मुझे घूरता रहा। ठीक से देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो एक औरत थी जो पानी में पूरी तरह भीगी हुई थी। उस सड़क के ठीक बगल में एक नदी थी। मैंने सोचा कि शायद वो वहाँ से निकलकर हेल्प के लिए सड़क पर आई होगी, लेकिन उसकी हुलिया और जिस तरह से वो पेड़ों के बीच से रेंगते हुए बाहर आई थी वो बहुत ही अजीब था और उसने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैं कस्टमर के घर पहुंचा और मुझे सर्विस के लिए $10 की टिप मिली। रिटर्न में मैंने वही रास्ता लिया इस उम्मीद में कि वो औरत फिर से मिल जाएगी, पर वो नहीं मिली। ये मेरे इतने सालों में फूड डिलीवरी काम में अब तक की सबसे बड़ी डरावनी चीज़ थी। और फिर उस औरत का कोई पता नहीं चला। ऑस्टिन एक कॉलेज स्टूडेंट था जो एक छोटे से लोकल पिज़्ज़ा प्लेस पर काम करता था। उसे शॉप बंद होने से ठीक पहले एक डिलीवरी मिली। जब उसने एड्रेस लिखा तो उसने देखा कि ये सिटी का एक खराब इलाका है और उसने मजाक में खुद से सोचा, लगता है आज मैं लूटने वाला हूँ। ऑर्डर $20 से भी कम का था, लेकिन कस्टमर ने पूछा कि उसके पास $100 का छुट्टा होगा। ऑस्टिन कहा नहीं। ऑस्टिन सोचा, हाँ अब तो पक्का लूटने वाला हूँ। वो अब भी खुद से मजाक ही कर रहा था। वो गाड़ी चलाकर उस मोहल्ले में पहुंचा, ऐसी जगह जहां कोई भी रात 1 बजे के बाद नहीं जाना चाहेगा। वो घर के सामने रुका। कहीं कोई लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन उसे धुंधली रोशनी में पोर्च पर बैठे 2 लोग की परछाई दिखी। ओह गॉड, मैं शायद सच में लूटने वाला हूँ। वो मन ही मन सोचता रहा। वो उस अंधेरे घर की ओर बढ़ा और ऑर्डर देने के लिए पोर्च पर बैठे 2 आदमियों के पास पहुंचा। उनमें से एक अजीब तरह से बहुत छोटा था। क्या तुम्हारे पास $100 का छुट्टा है? उनमें से एक ने पूछा। ऑस्टिन ने कहा नहीं और उन्हें याद दिलाया कि उसने फ़ोन पर भी यही बताया था। वो कुछ नहीं बोले। छोटा वाला आदमी पैसे लेने के लिए उस अंधेरे घर के अंदर चला गया। ऑस्टिन दूसरे आदमी के साथ बाहर ही खड़ा रहा, जो बस चुपचाप उसे घूर रहा था। 2 मिनट बीते, फिर 5 मिनट, फिर 10। पिज़्ज़ा ठंडा होने लगा था। घर के अंदर अभी भी घना अंधेरा था। दूसरा आदमी बस ऑस्टिन को घूरता ही रहा। ऑस्टिन को कुछ गड़बड़ी लगी। वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा। उसने अपनी मोबाइल की घड़ी देखी। उसकी शिफ्ट तो कुछ ही देर पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी। घबराकर ऑस्टिन उस आदमी से कहा, एक्सक्यूज़ मी, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, मुझे घर जाना है, आप ये पिज़्ज़ा फ्री में रख लीजिए। वो मुड़ा और अपनी कार की ओर वापस जाने लगा।
लगभग आधे रास्ते में पोर्श की लाइट जल गई। उसने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। उसे उन दोनों की शैडो दिखी, एक लंबी और एक अजीब तरह से छोटी। आधे सेकंड बाद उसने एक झपट्टे की आवाज़ सुनी, जैसे वे दोनों पोर्श से कूदे हों। अगले ही पल एक आदमी ने ऑस्टिन का हाथ पकड़ लिया और उस पर चाकू तान दिया। छोटे वाले ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, उसने कहा। ऑस्टिन के दिमाग में पहला ख्याल ये आया कि वो लूटने के बारे में सही था। दूसरा ख्याल ये था कि मुफ्त वीजा के लिए धन्यवाद कहने का ये बहुत घटिया तरीका था। ऑस्टिन मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन उसकी प्रैक्टिस छूट चुकी थी। वो स्ट्रांग और जिद्दी था। उस गहमा गहमी में उसने छोटे आदमी से अपना हाथ छुड़ाया और चाकू से बचने के लिए अपने पिज्जा बैग को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। फिर वो मुड़ा और दूसरे आदमी के चेहरे पर किसी मॉर्टल कॉम्बैट वाले मूव की तरह हमला करने की कोशिश की। ऑस्टिन के हाथ आदमी के चेहरे के किनारे लगने से चूक गया और उसकी उंगली सीधे उस आदमी की आंख के गड्ढे में घुस गई। ऑस्टिन ये महसूस करके घबरा गया कि उसने कोई अंगूर जैसी चीज पकड़ ली है। उसने हाथ अपने पीछे खींचा और अनजाने में उस आदमी की आंख बाहर निकाल दी। जी हाँ, आपने सही सुना। तीनों एक ही समय पर चिल्लाने लगे। पहला जिसकी आंख बाहर निकल गई थी, दूसरा ऑस्टिन, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने अभी अभी क्या कर दिया है, और तीसरा वो छोटा आदमी जिसने ये सब होते हुए देखा था और वो चिल्लाता हुआ घर के पीछे अंधेरे में कहीं भाग गया। ऑस्टिन ने गिरा हुआ चाकू उठाया और 911 पर कॉल कर दिया, जबकि दूसरा आदमी जमीन पर तड़प रहा था। लगभग 5 पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची। पुलिस वालों को ये सीन बहुत मजेदार लगी और वे जमीन पर पड़े आदमी को पायरेट कहकर बुला रहे थे। उन्होंने ऑस्टिन को छोटे वाले आदमी का हुलिया बताने को कहा। उसने बता दिया और उनमें से एक ने कहा, रुको जरा। 2 ऑफिसर घर के पीछे गए। 10 मिनट बाद वे उसे साथ लेकर वापस आए। वे सब उस आदमी को जानते थे। जाहिर है वे पहले भी उसके घर काफ़ी बार जा चुके थे और वो एक पुराना अपराधी था। ऑस्टिन बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन गया, जहाँ पर मौजूद कई कर्मचारियों ने उसे ये कहानी दोबारा सुनने के लिए कहा। ऑस्टिन को अच्छी इंक्रीमेंट मिली और उसने ग्रेजुएट होने तक उसी पिज्जा प्लेस पर ही काम किया। मैं एक पॉपुलर पिज़्ज़ा चेन के लिए फुल टाइम पिज़्ज़ा डिलीवरी ड्राइवर का काम करता हूँ। मुझे ये करते हुए लगभग 1 साल हो गया है। मैं जो भी पैसा कमाता हूँ उसे अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए लगा रहा हूँ। मुझसे ये मत पूछना कि मैं अपनी जॉब और स्कूल एक साथ कैसे मैनेज करता हूँ, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता। मैं मैक्सिमम फुल वीक काम करता था, इसलिए मैं लगातार इधर उधर डिलीवरी करता रहता था। मैं सवाना जॉर्जिया में रहता हूँ, तो यहाँ काम हर सेकंड मिलता रहता है। मैं लगभग 3 घंटे तक डिलीवरी करने के बाद रेस्टोरेंट वापस आया ही था कि मुझे एक और डिलीवरी मिल गई। शुक्र है ये ज़्यादा दूर की ड्राइव नहीं थी और सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा था, इसलिए मुझे राहत महसूस हुई कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं पिज़्ज़ा लेकर कार में गया और अपने फ़ोन में एड्रेस डाला। बस जानकारी के लिए मैंने पता कॉपी करके गूगल अर्थ में पेस्ट कर दिया, ताकि देख सको कि घर कैसा है। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ऐसा करने की आदत रही है, भले ये थोड़ा अजीब लगता है। वो घर लाल ईंटों से बनी एक पुरानी टूटी फूटी 2 मंजिला हवेली थी। अगर इसका रख रखाव बेहतर होता तो ये किसी सपने जैसा घर से कम नहीं था। मैं तुरंत खुश हो गया, क्योंकि अमीर लोग अक्सर दूसरों से ज़्यादा टिप देते हैं। मैं लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर घर पर था। पिज़्ज़ा अभी भी गर्म था, इसलिए ग्राहक खुश हो जाता है। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने लोग शिकायत करते हैं अगर उनका पिज़्ज़ा थोड़ा सा भी ठंडा हो जाए। मैं घर के पास गया और डोरबेल बजाई, और तभी मुझे डोर की तरफ आते धीमे कदमों की आहट सुनाई दी और फिर वो रुक गए। डैन के लिए डिलीवरी है, मैं चिल्लाया। 1 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। हालांकि मुझे पता था कि डोर के पीछे कोई है, इसलिए वे मुझे ज़रूर सुन सकते थे। बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट था, इसलिए मैं जितनी देर इंतज़ार करता पिज़्ज़ा उतना ही ठंडा होता जाता। फाइनली मैंने दरवाजे का ताला खोलने की आवाज़ सुनी। सामने एक बुजुर्ग महिला थी जो मुझे घूर रही थी। 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैं गलत घर में आ गया हूँ, क्योंकि ऑर्डर देने वाला एक आदमी था। अचानक वो बोलने लगी, ये कहते हुए कि डैन उसका बेटा है और वो अभी अभी घर से बाहर निकला है, वो जल्दी वापस आ जाएगा। इस बीच उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। ये गलत महसूस हो रहा था।
बाहर ठंड मिनट दर मिनट बढ़ती जा रही थी और मैंने सच में उसका ऑफर मान लिया। मैं अंदर गया और महसूस किया कि ये इतना गर्म नहीं था जितना उसने कहा था। शायद थोड़ा गर्म था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। उसने मुझे इंतज़ार करते समय कुछ खाने के लिए ऑफ़र किया, लेकिन हमारे पॉलिसी के अनुसार हम कस्टमर से खाना नहीं ले सकते। मैं उस घर में लगभग 10 मिनट तक ठंड में ठिठुरता रहा। फिर मैंने उससे कहा कि मैं पिज़्ज़ा यहीं छोड़ देता हूँ। उसने सिर हिलाया और मुझे देखती रही। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे ऊपर से एक ऐसी खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी जो पूरे घर में गूंज गई। मैंने ऊपर घने अंधेरे में देखा और फिर उस औरत की तरफ देखा जिसने तब कुछ ऐसा कहा जिससे मेरा खून जम गया। मुझे लगता है तुम्हारे जाने का समय हो गया है। हालांकि उसके बातों से मैं ज़्यादा नहीं डरा। ये उसका लहजा था। जिस तरह से उसने कहा मानो वो एक चेतावनी हो कि अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं कुछ ही सेकंड में उस घर से बाहर था। इस समय किसी टिप या पैसे की परवाह किए बिना मैं जो महसूस कर रहा था उसे बताने के लिए डर शब्द काफ़ी नहीं है। आपको वहाँ होना चाहिए ये सुनने के लिए कि मैंने क्या सुना था। वो आवाज़ इंसान की लग ही नहीं रही थी। मैं सड़क पर गाड़ी भगा ले गया, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और अपने मैनेजर को इस बारे में कॉल किया। वो चिड़चिड़ मूड में था और उसने बस मुझे ये कहा कि डिलीवरी करते रहो और इस बारे में चिंता मत करो। मेरा मन तो पुलिस को बुलाने का था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी नौकरी जा सकती है। मेरा बाकी का दिन नॉर्मल रूप से ही बीता। बस एक कंप्लेंट आई थी कि टेपिंग गलत थी। इसके अलावा डे के एंड तक मैंने अच्छी खासी टिप में कमाई कर ली थी। ये लगभग 1 हफ्ते की बात है और मुझे अभी भी नहीं पता कि ऊपर से वो चीखने की आवाज़ किसने निकाली थी। मुझे लगता है कि ये किसी तरह का भद्दा मजाक था। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं दूसरे विकल्प के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। मैं ये रात कभी नहीं भूलूंगी। मैं जिस पिज़्ज़ा प्लेस पर काम करती थी वो क्लोज होने वाला था और मैं घर जाने के लिए रेडी थी कि फ़ोन बजा। उस रात काउंटर में अकेली थी, इसलिए मैं कॉल ले रही थी। मैंने फ़ोन उठाया, पूरी तरह साइलेंट। मैंने फ़ोन रख दिया। लगभग 1 मिनट बाद फिर से फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन उठाया, अभी भी साइलेंट। मैं फ़ोन रखने ही वाली थी कि मुझे दूसरी तरफ एक बुजुर्ग औरत की बहुत कमज़ोर और धीमी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा उन्हें एक रेगुलर पिज़्ज़ा चाहिए। मैं फ़ोन पर तो पोलाइट बनी रही, लेकिन अंदर ही अंदर चिल्ला रही थी। मैं शिफ्ट ख़त्म करके घर जाना चाहती थी। मैंने अपने बॉस को आवाज़ दी कि कोई डिलीवरी के लिए कह रहा है। अंदाज़ा लगाइए क्या हुआ होगा। उन्होंने मुझसे कहा मुझे जाना होगा। मैं पहले तो परेशान हुई, लेकिन फिर मुझे लगा टिप मिल सकती है। बुजुर्ग लोग आमतौर पर सबसे ज़्यादा टिप देते हैं, इसलिए मैंने जाने का फैसला किया। मैंने एड्रेस लिखा और बताया कि पिज़्ज़ा जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन वो पहले ही फ़ोन काट चुकी थी। मैंने मन में सोचा ये कितनी बदतमीजी है। मैंने इसे इग्नोर किया और शेफ को चिल्लाकर कहा कि मुझे एक रेगुलर पिज़्ज़ा चाहिए। मेरे बॉस ने मुझे कहा कि डिलीवरी के बाद सीधे घर चले जाना क्योंकि दुकान बंद हो जाएगी। रात 10 बजे से कुछ देर पहले मैं अपनी कार में बैठी, पता अपने फ़ोन के जीपीएस में डाला। घर 7 मील दूर था। जीपीएस मुझे शहर के एक शांत हिस्से में ले गया। मैं घर पहुंची। ये एक सुनसान सड़क पर छोटा 1 मंजिला घर था। मैंने पिज़्ज़ा लिया और डोरबेल बजाई। घर में कोई लाइट नहीं जल रही थी। मुझे लगा कि उसने गलत पता तो नहीं दिया होगा। मैंने फिर से घंटी बजाई। अभी भी कोई जवाब नहीं आया। मैं हार मानने ही वाली थी कि मैंने अपना सिर घुमाया और किसी को खिड़की पर खड़ा देखा। मैं थोड़ा डर गई और पीछे हट गई, लेकिन फाइनली उस इंसान को देखने के लिए खिड़की के पास गई। वो एक बुजुर्ग औरत थी, शायद 70 ईयर्स की। वो बस एक फीलिंगलेस फेस के साथ मुझे घूरती रही। मैं ग्लास के पार से उस पर चिल्लाया कि मेरे पास उसका पिज़्ज़ा है। उसने मेरी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया तो मैं और जोर से चिल्लाई। उसके फेस पर एक बड़ी स्माइल थी। ये रियल स्माइल नहीं थी, ये एक ऐसी स्माइल थी जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। मुझे आज भी उसका वो चेहरा याद है। मुझे लगा मैं काफ़ी डर चुकी हूँ। मैं अपनी कार में वापस गई और पिज़्ज़ा पैसेंजर सीट पर रख दिया।
मुझे अपने बॉस को इस बारे में मैसेज करना था। उसे एक छोटा मैसेज भेजने के बाद मैंने अपनी कार स्टार्ट की वहाँ से निकलने के लिए रेडी थी। मैंने दाईं ओर एक नज़र देखा तो पाया कि वो औरत ठीक मेरी पैसेंजर साइड की गेट के बाहर खड़ी थी और मुझे उसी तरह घूर रही थी जैसे पहले घूर रही थी। मैंने अपनी कार सड़क पर भगा दी और पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे बॉस ने मुझे फिर कभी देर रात की डिलीवरी करने के लिए नहीं कहा। रात में फूड डिलीवरी करना नॉर्मली पीसफुल होता है। सड़कें क्लीन, कोई भीड़भाड़ नहीं होती और आप बस म्यूजिक या पॉडकास्ट सुनते हुए एक घर से दूसरे घर बर्गर और पिज्ज़ा पहुंचाते रहते हैं। मुझे ये अच्छा लगता है। ये एक तरह से ध्यान लगाना जैसा है, बस अंधेरी सड़कें, मैं और मेरे विचार। लेकिन वो रात अलग महसूस हुई, पर अच्छी वाली नहीं। देर हो चुकी थी, शायद रात के 11 बज रहे थे और मैं कुछ घंटों से गाड़ी चला रहा था। रात का काम खत्म करने से पहले मेरे पास बस एक और ऑर्डर था। सिटी के किनारे किसी सुनसान जगह पर एक और ड्रॉप ऑफ था। आप जानते हैं कि कैसा होता है, लंबी सड़कें जहाँ आसपास कोई नहीं होता और कहीं कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होती। एक पिज्ज़ा और एक सोडा था, बस। मैंने रेस्टोरेंट से खाना लिया, उसे पैसेंजर सीट पर रखा और जीपीएस में पता डाला। ये लगभग 15 मिनट की दूरी पर था। मैंने सोचा मैं इसे डिलीवर करूंगा और शायद एक अच्छी टिप मिलेगी और फिर घर चला जाऊंगा। मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट की। जैसे ही मैंने सिटी के पीछे एरिया छोड़ा, सड़कें सुनसान हो गई। आसमान बिल्कुल काला था, सिवाय कुछ सितारों के। मुझे बस अपने इंजन की गूंज और हवा चलने पर पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैं जितना आगे बढ़ता गया, सड़कें उतना ही खाली होती गई। घर और भी दूर दूर होते गए। आमतौर पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे रात में अकेलापन पसंद है, लेकिन इस खास ड्राइव में कुछ अजीब लग रहा था। मैं ड्राइव में शायद 5 मिनट ही आगे बढ़ा था कि मैंने पीछे एक कार देखी। वो बहुत पीछे नहीं थी, एक ठीक ठाक दूरी बनाए हुए, लेकिन मैं अपने रियर व्यू मिरर में उसकी हेडलाइट्स देख सकता था और ये मुझे परेशान कर रहा था। मैंने आगे की सड़क को देखा, खाली, और फिर वापस कार को। इतनी रात को कोई और गाड़ी देखना अजीब था। मैंने इसे मन से निकालने की कोशिश की। बहुत से लोग देर रात गाड़ी चलाते हैं, शायद वे भी उसी साइड जाते होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना? मैं गाड़ी चलाता रहा। वो कार अभी भी मेरे पीछे थी, हमेशा उसी दूरी पर। ये इतनी पास नहीं थी कि लगे कि वो मेरा पीछा कर रही है, लेकिन इतनी दूर भी नहीं थी कि लगे बस एक इत्तेफाक है। मैंने सोचा मैं भी मुझसे आगे निकल जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे बस वहीं बने रहे, एक परछाई की तरह। मैंने जीपीएस देखा, 10 मिनट बाकी थे। मैं 10 मिनट और झेल सकता था। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, मैं टेंशन में आ गया। वो कार अभी भी मेरे पीछे थी, मेरी रफ्तार के साथ अपनी रफ्तार बनाए हुए, चाहे मैं कितना भी तेज या धीमा चलूं। मैं खुद को समझाया, शायद वो भी वहीं रहते होंगे, शायद वो भी मेरी तरह घर जा रहे हैं। लेकिन कुछ तो था जो ठीक नहीं लग रहा था। मैंने छोटी सड़क पर एक टर्न लिया, उस तरह की सड़क जिस पर हर साइड में केवल एक लेन होती है और किनारे पर गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं होती। सड़क मुड़ती और घूमती रही, छोटे ढलान में उतरती और फिर चढ़ती रही। दोनों तरफ घने जंगल थे। उस तरह की सड़क जहां ऐसा लगता है कि आप मीलों तक अकेले हैं, सिवाय इसके कि मैं अकेला नहीं था। हेडलाइट्स अभी भी वही थी, पहले की तरह ही लगातार मेरा पीछा करती रही। मुझे वो अंदर से आने वाली फीलिंग हुई जो चिल्लाकर कहता है कुछ गड़बड़ है, भले ही आप समझ ना पाए कि क्यों। मैंने फिर से जीपीएस देखा, 5 मिनट बाकी थे। मैंने एक और टर्न लिया, इस बार ऐसी सड़क पर जहाँ रोशनी ना के बराबर थी। दोनों तरफ के पेड़ एक सुरंग की तरह करीब आ रहे थे। मेरे पीछे वाली कार ने भी वही टर्न लिया। अब मैं इसे और इग्नोर नहीं कर सकता था। ये हो ही नहीं सकता था कि बस यूं ही उसी दिशा में जा रहे हों। मुझे तो ये भी यकीन नहीं था कि ये सड़क कहीं और भी जाती है। मैंने रफ्तार बढ़ाई, हमारे बीच कुछ दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन उस कार ने भी रफ्तार बढ़ा दी। बस अब कोई सफाई नहीं। मेरा पीछा किया जा रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वे क्या चाहते हैं? क्या वे मुझे लूटना चाहते हैं या कोई पागल था जो मेरे साथ मजाक कर रहा था? मुझे पता था कि मुझे कुछ करना होगा। मैं उन्हें कस्टमर के घर तक भी नहीं ले जाने वाला था, बिल्कुल नहीं। मैंने एक पल में फैसला किया। आगे मुझे मेन रोड से कटती हुई एक छोटी सी कच्ची सड़क दिखाई दी। मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ जाती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने बिना सोचे समझे स्टीयरिंग को जोर से घुमाया और कच्ची सड़क पर उतर गया। और जैसे ही उस संकरे रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ा, धूल का गुब्बारा उठा। जब मैं मोड़ से गुजरा, मेरे पीछे की हेडलाइट्स 1 सेकंड के लिए गायब हो गई। मैंने रियर व्यू मिरर देखा, कुछ नहीं। एक पल के लिए मुझे लगा वो चले गए,
लेकिन फिर जितनी जल्दी वे गायब हुए थे उतनी ही जल्दी हेडलाइट्स फिर से दिखाई दी, ओवड़ खावड़ जमीन पर उछलती हुई। मेरे मुंह से एक हल्की सी गाली निकली। कच्ची सड़क मुड़ती और घूमती रही और जैसे जैसे मैं जंगल में गहराता गया वो और भी संकरी होती गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं रुक भी नहीं सकता था। दूसरी कार करीब आ रही थी। मैंने शांत रहने की कोशिश की, अपना ध्यान आगे की सड़क पर रखने की कोशिश की, लेकिन डर मुझे जकड़ रहा था जिसे कुछ भी सोचना मुश्किल हो रहा था। मैं बजरी पर टायरों की चरमराहट की आवाज़ सुन सकता था और जब मैं तेज़ी से गुजरता तो टहनियाँ मेरी कार के किनारे से टकराती। आगे सड़क दो रास्तों में बढ़ गई। मुझे नहीं पता था कि उनमें से कोई भी कहाँ जाता है, लेकिन मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैंने बाएं रास्ता लिया इस उम्मीद में कि ये कहीं ना कहीं तो निकलेगा, कहीं भी जो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दे। मेरे पीछे वाली कार ने राइट ले लिया। एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। उन्होंने मेरा पीछा क्यों नहीं किया, उन्होंने दूसरा रास्ता क्यों नहीं लिया। लेकिन फिर मुझे समझ आया, उन्हें मेरा पीछा करने की ज़रूरत नहीं थी। वो इन सड़कों को मुझसे बेहतर जानते थे। वो मेरा रास्ता काट रहे थे। जिस पल मुझे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, दिल सीने से बाहर आने लगा था। वो घूमकर मेरा रास्ता रोक लेंगे। मैंने गैस पर पैर मारा। पेड़ धुंधले होकर गुजर रहे थे। इससे पहले कि वो मेरा रास्ता काट सकें, मुझे यहाँ से निकलना था। मेन रोड पर वापस जाने का रास्ता खोजना था। लेकिन सड़क और भी उबड़ खाबड़ होती जा रही थी। गड्ढों और पत्थरों के कारण बैलेंस करना मुश्किल हो रहा था। मैं महसूस कर सकता था कि कार संघर्ष कर रही है। व्हील ढीली मिट्टी पर फिसल रहे थे। आगे मैंने देखा कि पेड़ कम हो रहे हैं, सड़क सीधी होने लगी है। मैं लगभग सेफ था और फिर जैसे ही मुझे लगा कि मैं निकल गया, मैंने उसे देखा। वो कार वहीं थी, सड़क के पार तिरछी खड़ी थी, मेरा रास्ता रोक रही थी। हेडलाइट्स बंद थीं, लेकिन मैं उस गाड़ी की काली परछाई देख सकता था जो मेरा इंतजार कर रही थी। वो पहले ही पहुंच गए थे। मैंने ब्रेक मारे, टायर चीखने लगे और कार दूसरी कार से कुछ फीट की दूरी पर फिसल कर रुक गई। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा। मेरा दिमाग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। सड़क बहुत संकरी थी और इससे पहले कि मैं दूर जा पाता वो मुझे पकड़ लेते। लेकिन मैं ये नहीं देख सका कि अंदर कौन है। खिड़कियाँ टिंटेड थी और हेडलाइट्स अभी भी बंद थीं। ये बस वहाँ चुपचाप खड़ी थी, इंतजार कर रही थी। और फिर ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खुला। मैंने कार को रिवर्स में डाला, जितनी तेज हो सके पीछे हटा बिना नियंत्रण खोए। मेरे सामने वाली कार नहीं हिली, लेकिन मैं उस तनाव को महसूस कर सकता था जैसे कुछ टूटने वाला हो। मुझे अब भी परवाह नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे बस दूर जाना था। कच्ची सड़क उबड़ खाबड़ थी, मेरी कार हर मोड़ पर उछल रही थी, लेकिन मैं चलता रहा। मैं अपने पीछे दूसरी कार के इंजन के तेज होने की आवाज़ सुन सकता था। फाइनली उसके बाद मैंने आगे मेन रोड देखी। पेड़ खुल गए, कच्ची सड़क पक्की सड़क में बदल गई। मैं बिना देखे सड़क पर तेज़ी से बढ़ा। जब मैं वापस हाईवे पर आया, मेरे टायर चीख रहे थे। जंगल का अंधेरा बहुत पीछे छूट गया था। मुझे कभी पता नहीं चला कि उस कार में कौन था या वे मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। शायद वे बस मेरे साथ मजाक कर रहे थे, मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे, या शायद ये कुछ और बुरा था। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं जानना नहीं चाहता था। मैं गाड़ी चलाता रहा जब तक कि मैं शहर वापस नहीं आ गया। शहर की रोशनी ने मुझे थोड़ा सेफ महसूस कराया। जब भी मैं रात में उन अंधेरी खाली सड़कों पर गाड़ी चलाता हूँ, मैं रियर व्यू मिरर देखता रहता हूँ। उन हेडलाइट्स को फिर से देखने का इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि वहाँ अंधेरा में आप कभी नहीं जानते कि कौन आपका पीछा कर रहा है या क्यों। मैं जब यंग था तो थोड़ा लापरवाह था और प्यार ढूंढने के लिए उत्सुक था। मुझे लगा क्रेजलिस्ट पर जाकर ढूंढना एक अच्छा विचार होगा। मैंने जो विज्ञापन देखे वो या तो पूरी तरह से नकली थे या फिर डरावने थे। लेकिन कुछ समय तक स्क्रॉल करने के बाद मैंने एक ऐड देखा। ये बहुत छोटा और सीधा था। कुछ सीरियस नहीं ढूंढ रही हूँ, बस अपने प्रेमी के साथ ब्रेकअप हुआ है। मैं सीरियस रिलेशन नहीं चाहती। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे मैसेज करें। उसकी फ़ोटो देख के मुझे जेन्युइन लगा। मैं खो गया था उसे देख के। वो सच में बहुत सुंदर थी, जैसे कि मेरे पहुंच से बाहर। इसलिए मैंने तय किया और उसे एक मैसेज भेजा। उसने रिप्लाई किया और बातें तेज़ी से आगे बढ़ी, सच में बहुत तेज़ी से। कुछ मैसेजेस के बाद वो मुझे उत्तेजक तस्वीरें भेज रही थी। अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। मैं खो गया था। सच में ये बहुत अच्छा था। अब मजाक में मैंने एक मैसेज भेजा, अगर ये सच है तो मेरा नाम एक कागज़ के टुकड़े पे लिख के फ़ोटो भेजो। मुझे यकीन दिलाने के लिए उसने ऐसा किया। मैं ये सब इसलिए किया ताकि उसकी सच्चाई जान सकूं।
हमने बात करना जारी रखा। उसने मुझे बताया कि वो किसी को भी सीरियसली नहीं ढूंढ रही थी। उसका अभी अभी किसी लड़के के साथ ब्रेकअप हुआ है और वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। वो बस कुछ फन करना चाहती थी। फिर उसने मुझे अपना पता दिया और मुझे आने के लिए कहा और सब कुछ तय होने के लिए मैंने उसे फ़ोन किया। उसने पहली घंटी में जवाब दिया। उसकी आवाज़ उसकी तस्वीरों की तरह अट्रैक्टिव थी। उसने कहा कि घर पर वो मुझे वेट कर रही है। ये सब सपने की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त मैं सपने से जग जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सच्चाई थी। जब मैं उस पते पर पहुंचा तो ये एक सुनसान तरह का इलाका था। घर सिंपल सा दिख रहा था, जिसमें लगभग एक लॉन, एक लंबी ड्राइववे थी। मैंने उसे फिर से बताने के लिए फ़ोन किया कि मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से कोशिश की और अभी भी कोई जवाब नहीं आया। मैं अपने आप को समझाने लगा और सोचने लगा, हो सकता है वो बाथरूम में होगी और फ़ोन से दूर होगी। मैं टेंशन दूर करने के लिए कार से बाहर निकला और घर की तरफ जाने लगा। तभी मैंने देखा कि दो आदमी खिड़की पर खड़े हुए थे और मुझे जाता हुआ देख रहे थे। वो दोनों देखने में क्रिमिनल लग रहे थे, जैसे वो दोनों जेल से भाग कर आए हों। एक पूरा गंजा था और उसकी आईब्रो अजीब तरह की थी, जबकि दूसरा आदमी बहुत ही पतला था जिसके हाथों पे टैटू था। और उन्हें देखकर मेरा खून तुरंत ठंडा हो गया। मेरे दिमाग की हर नस मुझे वहां से निकलने के लिए चिल्लाने लगी और बिना एक सेकंड सोचे मैंने मुड़कर अपनी कार की ओर दौड़ लगा दी। मैं कूदकर कार पे बैठा, दरवाजा बंद कर वहां से निकल गया। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं अपने आप को पीछे की ओर देखने से रोक नहीं पाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे पीछे दौड़ने लगेंगे। लेकिन जब घर पहुंचा तो मैं खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। हो सकता है ये गलतफहमी हो, उन लड़कों का उसके साथ कोई लेना देना ही ना हो, लेकिन अंदर से मुझे लग रहा था कि मैंने सही किया। लगभग 1 घंटे बाद लड़की ने मुझे मैसेज किया, तुम एक लूजर हो। ये मेरा बॉयफ्रेंड था और हम मजाक कर रहे थे। मैंने मैसेज देखा और गुस्से के साथ राहत की सांस ली और सोचा तो ये एक्स का हिस्सा था। मैंने सोचा कि ये एक बहुत बड़ा मजाक था, लेकिन मुझे ये भी एहसास हुआ कि मैं बहुत लकी था कि मैं वहाँ से निकल गया। कुछ दिनों बाद एक न्यूज़ चैनल ने एक बहुत ही डार्क स्टोरी सुनाई। एक आदमी ने क्रेगलिस्ट पर ऐड देखी और वो भी उसी पते पर पहुंच गया। वो वहाँ आया तो 2 आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे पीटा, लूट लिया और उसे बड़ी मुश्किल से जिंदा छोड़ा। वो अब अस्पताल में अपनी जान के लिए लड़ रहा था। पुलिस ने कहा कि ये एक ट्रैप था और ये वही घर था जहाँ पर मैं गया था। मेरे शरीर के अंदर एक सनसनी सी दौड़ गई। मैं सोच रहा था कि मैं उनका शिकार बनने का कितना करीब था। उन दोनों को अगर मैं नहीं देखता तो उनके चंगुल से मुझे बाहर आना मुश्किल था। ये सोचकर मैं सहम जा रहा था। ये सिर्फ मजाक करने वाले नहीं थे, ये शिकारी थे जो किसी को चोट पहुंचाने के लिए तैयार थे। उन्होंने मुझे नकली वादों और एक सुंदर चेहरे से आकर्षित किया और लगभग मैं उसमें फंस गया था। उस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता। उन आदमियों ने मुझे इस तरह से घूरा जैसे कि मैं पहले से ही उनके जाल में फंस चुका हूँ। और जब मैं वहाँ से निकला तो मुझे बहुत राहत मिली। वो एक बहुत ही बीमार करने वाली सच्चाई में बदल गई। मैं बहुत ही भाग्यशाली था। न्यूज़ में आने वाला आदमी शायद इतना भाग्यशाली नहीं था। सोच रहा हूँ कि सच में कितने लोग उसके जाल में फंसे होंगे। मैं उसे क्रेगलिस्ट पर ऐड से मिली। ये पोस्ट कुछ भी फैंसी नहीं था, ये बस थोड़ा अजीब और स्वीट सा था। और उसमें कुछ ऐसा लिखा था जैसे किसी के साथ एक ड्रिंक पकड़कर थोड़ा हंसना और थोड़ी बातचीत करनी है। मेरा ध्यान जब इस बात पर गया तो इसने मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ, क्योंकि इसमें मुझे सच्चाई लगी। और मैंने ईमेल पर मेल किया। वो मुझे फ़नी और गुड नेचर के लगे। कुछ हफ्तों के बातचीत के बाद हमने मिलने का प्लान बनाया। हम जहाँ मिले वो एक बार था और भीड़ भाड़ था, लेकिन हमने बैठने के लिए एक शांत कोना देखा और जल्दी से वहाँ बैठ गए। मैंने देखा कि उसके पास नेचुरल अट्रैक्शन था। वो मेरी सोच से भी ज़्यादा फनी और अट्रैक्टिव था। उन्होंने मुझे हंसाया और मेरे बातों को सुनकर जिस तरह से रिएक्शन दिया, मुझे लगा कि वो एक ग्रेट लिसनर होगा और शायद फ्यूचर में बहुत ही अटेंशन देने वाला लवर होगा। और जैसे ही रात बढ़ती गई, उन्होंने पास के एक पूल हॉल में जाने की प्रपोजल दिया ताकि हम एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर सके। और मैंने जाने के लिए हाँ कर दी। मुझे ड्राइविंग आती थी, इसलिए मैंने उसे वहाँ ले जाने के लिए कहा। पूल हॉल में हमने कुछ गेम खेले और बातचीत भी की।
उन्होंने मुझे इतना हंसाया कि मैं भूल गई थी कि हम अभी ही मिले थे। और फिर अचानक उनका फ़ोन टेबल पर रखा हुआ रिंग करने लगा और उन्होंने स्क्रीन पर देखा और उनका फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए। मुझे आपको कुछ बताना है, उसने कहा, और मैं स्टक हो गई, ये सोच में कि ये क्या बोलने वाला है। मैं एक दोषी अपराधी हूँ और मैं अभी जेल से बाहर आया हूँ। अब मेरा दिमाग घूमने लगा। मुझे सोचने का टाइम ही नहीं मिला था कि उसने पहले ही कह दिया कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मैं उसके साथ रहता हूँ बट सीरियस नहीं हूँ। मैं बस अपने पैरों पर खड़ा होने तक वहाँ रह रहा हूँ। और मैं पूरी तरह से हैरान थी। ये आदमी जो पूरी शाम दिखने में अट्रैक्टिव और बहुत फनी था, ये क्या कर गया, जैसे कि ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसने एक और बात कही। उसने मुझे अभी मैसेज किया है, वो पहले से ही बार में थी और उसने हमें साथ में देख लिया है। उसे पता है कि मैं आपके साथ हूँ। उस पल में मुझे पता था कि डेट ख़त्म हो गई है। मैं वहाँ से निकलना चाहती थी लेकिन हम साथ आए थे और मैं उसे वहाँ अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने उससे कहा कि मैं उसे कार तक छोड़ दूंगी, लेकिन ड्राइव के दौरान हमारी वाइफ पूरी तरह से स्ट्रेसफुल और अनकंफर्टेबल हो चुकी थी। उसे शराब का नशा हो चुका था क्योंकि वो रोने जैसा मुंह बना रहा था। शुरुआत में बस उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर ये पूरी तरह से रोने में बदल गया। वो बार बार माफ़ी मांगता रहा, कहता रहा कि वो अपने किए पे पछता रहा है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहना चाहता है। और वो फिर अचानक कार के दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़ा। मेरे अंदर घबराहट बढ़ गई थी। मैंने चिल्ला के कहा, सड़क पर तुम कहाँ उतरोगे? लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जोर जोर से रो रहा था, वो मेरी कोई बात नहीं सुन रहा था। मैं जल्दी से चाइल्ड लॉक करते हुए उसे शांत करने की कोशिश करते हुए चिल्लाई, लेकिन अंदर से डरी हुई थी। मुझे नहीं पता आगे वो क्या करेगा, लेकिन जितना मैंने देखा मुझे लगा ये सिलसिला और बढ़ेगा। वो कुछ बड़बड़ा कर रो रहा था। मैंने जितनी जल्दी हो सके बाहर वापस आने पर फोकस किया। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने उसे कार से निकाल दिया और उसे लड़खड़ाते हुए जाते देखा। जैसे ही वो मेरी नज़रों से दूर हुआ, मैं जल्दी वहाँ से निकल गई। मुझे लगा कि ये इसका अंत है, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आया। ये उसकी गर्लफ्रेंड थी। मेरी बॉडी सुन्न हो गई। उसने अपने चेहरे की तस्वीर भेजी जो चोट लगने से सूज गया था। उसने मुझे बताया कि हमारे डेट के बाद उसने उसे पीटा था। मुझे उसके साथ देखने के बाद उसने पूछताछ की थी और इसी वजह से उसने ये सब किया था। मुझे बीमार सा महसूस हुआ। ये आदमी जिसने मुझे हंसाया था, पहली बार में इतना स्वीट सा लगा था, एक हिंसक राक्षस था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने पूरी शाम उसके साथ बिताया था। वो हंस रहा था, मजाक कर रहा था, जबकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसके बाद जल्द ही उसकी गर्लफ्रेंड और मैं ज़्यादा बात करने लगे। उसने मुझे बताया कि उसने उसके साथ क्या क्या किया और ये बहुत डरावना था। फिर जल्द ही वो हमेशा के लिए उससे अलग हो गई और हम दोनों दोस्त बन गए। अजीब बात है कि इतना बुरा होने के बाद सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है, लेकिन ये जीवन है। उस रात ने मुझे बदल दिया था। मैंने सीखा कि अपने मन की बात सुननी चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए। अगर कुछ अजीब लगता हो तो शायद वो गलत हो। वो शाम के बारे में जब सोचती हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता है कि उसका शिकार बनने का कितना करीब थी। और ये मुझे याद दिलाता है कि हमेशा सावधान रहना चाहिए और कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मुझे ये लिंक क्रेगलिस्ट की एक ऐड पर अचानक से मिला। मैं कोई खास नहीं ढूंढ रहा था, बस टाइम पास कर रहा था। लूसिड ड्रीम और सबकॉन्शियस मैसेज की कंस्पिरेंसी के बारे में स्क्रॉल कर रहा था। फिर मैंने एक पोस्ट पर लाइव फीड देखा। एक आदमी स्माइल कर रहा था, हिम्मत है तो देखो। इसमें एक ही लिंक था, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था। इसमें अजीब सी फीलिंग थी। मैंने बिना सोचे समझे लिंक को क्लिक कर दिया। स्ट्रीम बड़ी तेजी से लोड हुई और मैंने एक कमरे के बीच में एक सिंपल सी चेयर पर एक आदमी को बैठे हुए देखा। कमरे में रोशनी भी बहुत कम थी, जिसे सीन में एक क्लिनिकल एनवायरनमेंट बन गया। वो कैमरे की तरफ बिना पलक झपकाए देख रहा था, जैसे आप फैमिली फोटो में किसी सीरियस पर्सन को स्माइल करने की कोशिश करते हुए देखते हैं। स्टार्टिंग में तो ये कोई परेशान करने वाली बात नहीं थी, बस थोड़ी अजीब थी। मैं उसका कुछ करने का इंतजार कर रहा था, जैसे कि उसका हिलना मुड़ना या कोई मूवमेंट, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो वहीं बैठा रहा। उसकी आंखें लेंस पे टिकी हुई थी। उसके होठों पर अब भी वही हॉरर स्माइल थी। और मैंने टाइम देखा, ये लाइव चल रहा था। मैंने सोचा कि ये तो अजीब सा है। चैट बॉक्स एकदम खाली है, मेरे अलावा उसकी लाइफ में कोई भी नहीं था।
मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ी। वॉचिंग टाइम 5 मिनट, 10 मिनट और फिर 20 मिनट में बदल गया। वो एक बार भी इधर उधर नहीं हुआ, ना पलक के झपकाई, ना इधर उधर हिलना डुलना। ऐसा लग रहा था कि वो फ्रीज हो गया है, सिवाय उसके छाती के वो ऊपर नीचे हो रही थी। जितना मैं उसे देख रहा था उतना ही अननेचुरल लग रहा था, मानो वो मुझे डेयर दे रहा है देखते रहने की। और अचानक मैंने एक शोर सुना। मुझे लगा ये मेरी इमेजिनेशन है। धीरे धीरे ये बात बहुत गहरी हो गई। पुरानी लकड़ी पर पैरों के चलने की आहट आई। उस आदमी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। धीमी धीमी आवाज गूंज रही थी। अब आवाज और तेज होने लगी, जो कोई दूर से आ रही थी। और तभी कमरे की दीवार पर एक परछाई नजर आई। मेरी बॉडी स्टक हो गई थी। कोई था कोई वहां। मैं स्क्रीन की तरफ झुका और मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। मुझे एक फिगर दिखाई दिया। पहले कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब वो आगे आया तो मैंने देखा कि वो एक आदमी था। काले कपड़े और फेस पे मास्क पहना था। उसके हाथ में हथौड़ा था। पहले उसने लाइव कैमरे पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर कमरे में चारों तरफ देखा। उसने हथौड़ा कस के पकड़ा हुआ था। फिर उसने स्माइल करते हुए आदमी को देखा। उसे देखकर हैकर सुन्न रह गया, लेकिन चेयर वाला आदमी 1 इंच भी नहीं हिला। उसकी स्माइल और नजरें वैसे ही थी। हैकर हिचकिचा गया। हैकर आगे बढ़ा और मुस्कुराते चेहरे के आगे हाथ हिलाया, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं। हैकर ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया, जिसे मैं समझ नहीं सका। मुस्कुराता हुआ आदमी एकदम चुप था। उसने पलक तक नहीं झपकाई। हैकर पीछे हटा और कुछ बड़बड़ाया और फ्रेम से बाहर चला गया। मैंने स्क्रीन के बाहर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। कमरे में फिर से शांति थी। बस कैमरे की हल्की सी आवाज़ आई। वो आदमी अब भी वैसे ही बैठा था। मैंने टेप बंद किया, लेकिन मेरी दिमाग में उसकी डरावनी मुस्कुराहट काफ़ी देर तक रही। मैं उस साइट पर फिर कभी नहीं गया, लेकिन कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि उसे कितने लोगों ने देखा होगा। आखिर वो है कौन? जब मैं 8 साल का था तब मेरे पापा मेरे लिए कंप्यूटर घर लेकर आए थे। उस दिन मम्मी और मैं बहुत एक्साइटेड थे। डैड ने मुझे MS पेंट चलाने के लिए दिया। पापा को देखकर लग रहा था उन्हें माउस यूज करने की हैबिट हो। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन पापा बहुत एक्साइटेड भी थे। लेकिन बाद में जब हम इंटरनेट से जुड़े तो ये हमारे लिए और भी बड़ी बात थी। पापा को लगता था कि कंप्यूटर भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है और वो 21वीं सदी की चाबी है। और ये काफ़ी हद तक सच भी था। वो कंप्यूटर को ऐसा मानते थे जैसा वो लोडेड गन हो। मुझे बाद में पता चला कि मेरे अंकल ने मम्मी को अलर्ट किया कि कंप्यूटर में बहुत सी गलत चीज़ें भरी होती है, जो बच्चों के मन में गलत बातें भर देती है। मुझे लगा कि अंकल कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे थे, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि ये पूरी तरह से सच या झूठ है। जब मुझे 6-7 साल बाद बिना किसी की देखरेख में अपने आप कंप्यूटर यूज करने की परमिशन मिली, तो मुझे एक छोटी सी वेबसाइट मिली जिसे आप क्रेगलिस्ट के नाम पे जानते होंगे। मुझे लगता है कि 90% लोग जानते होंगे कि क्रेगलिस्ट क्या है। अगर आप नहीं जानते तो इसे गूगल या कोई और साइट पे देख सकते हैं। मैं उस वेबसाइट पर वापस नहीं जा रहा था, बस मैं आपको कुछ अजीबोगरीब वेबसाइट के बारे में जानकारी और उस पर डिस्कशन करने के लिए उस साइट पर जा रहा हूँ। और तभी ऑनलाइन मैंने एक परेशान करने वाली कहानी पढ़ी। ये एना नाम की एक छोटी लड़की की कहानी थी। उस टाइम मुझे लगता था मेरे अंकल राई का पहाड़ बना रहे थे, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि पूरा इंटरनेट बेकार और परेशान करने वाली चीज़ों से भरा पड़ा है। 2007 में एक आदमी ने अपने न्यूबॉर्न बेबी पर नज़र रखने के लिए एक बेबी मॉनिटर डिवाइस बनाया और एक रात उसे ऑन करता है। वो अपने बच्चे को पालने में सोता देखने के बजाय एक गंदे तहखाने के कोने में 6 या 7 साल के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूसकर बंधा हुआ देखता है। और वो आदमी पुलिस को बुलाने के लिए भागता है और पुलिस आकर ये बताती है कि ये डिवाइस पास के घर में रखा हुआ डिवाइस के सिग्नल से कनेक्ट हो गया है। तभी पुलिस पास के घर में जाकर पता लगाने की कोशिश करती है और वो वहाँ जाकर 2 बहनों से मिलते हैं। बड़ी सिस्टर मुरवा 2 लड़कों की सिंगल मदर थी और हाल ही में उसने एना नाम की एक 13 साल की लड़की को अडॉप्ट किया था।
जो उस आदमी ने देखा था वो लड़का उन दोनों लड़कों में से एक था जिसे पनिश किया हुआ था। डिवाइस वाला आइडिया उसकी माँ या उस आंटी का नहीं था। ये आइडिया तो उस 13 साल की बच्ची का था जिसे मुवा की बहन ने अडॉप्ट किया था। एना ने दोनों बहनों को उस लड़के को पनिशमेंट देने के लिए ही नहीं उकसाया, बल्कि वो उस लड़के की बॉडी से पतले पतले मांस के टुकड़े काटकर बिना बताए दोनों बहनों को रोज खाने में खिलाती थी। पहले पुलिस का मानना था कि एना भी दोनों बहनों के अत्याचार का शिकार है, लेकिन लड़कों की तरह एना में कोई लक्षण नहीं दिखे जिसे लगे कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है, जैसे चोट, घाव या कोई जलने का निशान। पूछताछ में लड़कों ने बताया कि ये सब उनके साथ ही होता है और एना के साथ ये सब कभी नहीं होता। एना उन लड़कों को यकीन दिलाती है कि उनकी गलती है, इसलिए उनको पनिशमेंट मिलेगी। उसकी बातों में आकर वो खुद को बचाना भी नहीं चाहते। दोनों बहनों को भी लगता था कि यही सच है। एना ने दोनों बहनों को विश्वास दिला दिया था कि वो जो कर रही हैं वो सही है। एना आने से पहले दोनों ने बच्चों को कभी नहीं पीटा था। एना घर के बाहर मिली थी। दोनों बहनों ने एना को एडॉप्ट जरूर किया था, लेकिन उन्होंने किसी भी अनाथ आश्रम का दौरा नहीं किया, ना ही एडॉप्शन एजेंसी से पूछताछ की। वो एक दिन अचानक उनके दरवाजे पर आई और कभी वापस नहीं गई। पुलिस एना के बारे में पता लगाने में जुट गई कि वो कहाँ से आई है, और कुछ महीनों की छानबीन के बाद उन्होंने पता लगाया कि 13 साल की एना 13 साल की तो बिल्कुल नहीं थी, ना ही उसका नाम एना था। असल में वो 30 साल की थी। उसका नाम बारबरा था। उसे एक रेयर बीमारी थी। इस बीमारी में फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता, इसीलिए वो बच्ची लगती थी। जब तक पुलिस उसे पकड़ने के लिए गई तो वो देश छोड़कर भाग चुकी थी। उसकी फ़ोटो सर्कुलेट करके पुलिस ने उसे जल्द ही पकड़ ली और उसे उसी देश में वापस लेकर आई ताकि उसे उसकी क्राइम की सज़ा मिल सके। तब पता चला कि वो पोलैंड में किसी यंग फैमिली के साथ 14 साल की एज बताकर उनके घर में अपनी बातों से जगह बनाकर रह रही थी, जिसमें 2 छोटे बच्चे भी थे। क्रेगलिस्ट पर तरह तरह की अफवाहें थी कि एना के माता पिता किसी अजीब मजहब से संबंध था जिसे ग्रेल मूवमेंट कहा जाता है। लेकिन जितना मैंने देखा ये कुछ ज़्यादा ही अजीब था। इस आंदोलन का मेन मोटिव और आइडिया मिल के मेटा क्राइस्ट का संगठन बनाना था, एक नेचुरल पावर के साथ जिसमें ऐसे आदमी हो जिनमें जीसस के जैसे पावर हो। जैसे कि एना एक मेटा क्राइस्ट थी, लेकिन सही गाइडेंस ना मिलने के कारण वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगी। ग्रेल आंदोलन इतना सीरियस था कि ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने के बाद नेशनल सोशलिस्ट उनके पीछे पड़ गए। मुझे लगता है कि लोग दोनों बातों को जोड़कर एक खौफनाक साजिश में बदलना चाहते थे, जबकि मेरे लिए ये बात अपने आप में बहुत स्कैरी है। अब मुझे अपनी अंकल की कही हुई बात याद आती है कि इंटरनेट गलत और डरावनी चीज़ों से भरा पड़ा है। मुझे भी यही लगता है, लेकिन ये सब सिर्फ इंटरनेट के अंदर की बात नहीं है, ये हमारी बाहर की दुनिया है, सच्ची दुनिया, जहाँ ऐसी डरावनी और ख़तरनाक लोग रहते हैं। और क्रेगलिस्ट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ हम ऐसी चीज़ों के बारे में सच में देख सकते हैं। मेरे छोटे कज़न ने मेरे प्ले स्टेशन पर माउंटेन ड्यू गिरा दी और वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। मैंने कुछ घंटों बाद एक क्रेगलिस्ट बिंग पर पोस्ट देखी। किसी ने PS3 को $100 में बेचने के लिए पोस्ट डाली थी। लिखा था PS3 अच्छी कंडीशन में है और पैसों की मुझे अर्जेंट है। ये मेरे लिए गुड न्यूज़ थी। उन दिनों छुट्टियां चल रही थी, हर जगह ज़्यादातर लोग सो रहे थे और मैं बोर हो रही थी। मैं बहुत बेचैन थी। मैंने पोस्ट पर दिए हुए नंबर पर मैसेज किया और बेचने वाले ने तुरंत रिप्लाई दिया और मुझे बंद पड़े मार्ट की बेसमेंट वाली पार्किंग में मिलने को कहा। उसने पैसे के और पैसे ट्रांजैक्शन के बारे में पूछा। वो नहीं चाहता था कि वो ठंड कार के अंदर ज़्यादा देर बैठे। मन ही मन अपने आप को अलर्ट रहने को कहा। जब तक PS3 को अच्छे से जांच नहीं कर लेती, मैं उन्हें पैसे नहीं दूंगी। जब मैं वहां पहुंची तो आसपास सब खाली था। दूर एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी हुई थी और गाड़ी के बाहर एक आदमी ब्लैक हुडी पहने खड़ा हुआ था। उसने मुझे देखा और हाथ हिलाया और फिर मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास कैश है। उसके पूछने का ढंग सिंपल था, एकदम
बोरिंग सा लग रहा था। मैंने सिर हिलाया। फिर उसने इशारे करते हुए कहा कि कार के पिछले सीट पे PS3 है, आके चेक कर लो। मैं अपनी कार के बाहर आई, उसकी तरफ बढ़ी और उसकी कार का पिछला दरवाज़ा खोला। सीट पर एक बॉक्स रखा हुआ था। बॉक्स का सील बंद नहीं था। जब मैंने बॉक्स उठाया तो वो PS3 नहीं था, वो गंदा और धूल भरा पुराना कंसोल था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका यूज काफ़ी सालों से नहीं किया गया हो। इससे पहले मैं कुछ रिएक्ट कर पाती, वो आदमी मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और अचानक वो बैग में से बंदूक निकाल के मुझे कहा, पैसे दे दो वरना तुम मारी जाओगी। उसकी आवाज़ बड़ी ही धीमी और कंट्रोल में थी। वो जरा भी नहीं घबरा रहा था। मैं अपनी जेब में से एनवेलप निकालने की कोशिश करने लगी और जैसे ही मैं एनवेलप देने के लिए मुड़ी, मैंने कार में ड्राइविंग सीट पर एक और आदमी को नीचे झुका हुआ देखा। वो घूर घूर कर देख रहा था। ये मेरे लिए एक बेड डील ही नहीं बल्कि मेरे लिए बिछाया हुआ एक जाल था। फिर उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। मैं समझ गई थी कि अब ये मुझे आसानी से जाने नहीं देंगे। अब ये मुझे कार में बैठने के लिए कहेंगे। मैं जल्दी से एनवेलप उनके हाथों में देने के बजाय गाड़ी में फेंक कर भागने लगी और मुझे लगा कि वो ये कैश पाकर मुझे छोड़ देंगे और खुश हो जाएंगे। लेकिन मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा। मैं सोचने लगी कि कौन $100 के लिए ऐसे लुटता है। असल में वो पैसे नहीं, मुझे चाहते थे। और फिर उन्होंने जो किया उससे कोई मतलब नहीं कि मैं जिंदा रहूं या मरूं। पहली गोली मेरे पास से गुजर गई, दूसरी गोली मेरे पैर के पास ज़मीन पे लगी। मैं एक पल भी बर्बाद ना करते हुए कार तक पहुंची और हैंडल खोल रही थी। तब तक उसने तीसरी फायरिंग कर दी। वो बहुत तेज और जोरदार थी। उस गोली ने मेरी कार के पीछे का शीशा तोड़ दिया। मैं जल्दी से कार में बैठी और जोर से दरवाज़ा बंद किया। गाड़ी स्टार्ट करके पूरी स्पीड से कार चलाई। उस पार्किंग में से जितनी तेज़ी से हो सकता था मैं निकल गई। मेरे हाथ बहुत कांप रहे थे। मैं मुश्किल से स्टीयरिंग संभाल पा रही थी। घर पहुंचने के बाद घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और अंधेरे में बैठी रही। मैं सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मेरी कार का टूटा हुआ शीशा मुझे याद दिला रहा था कि मैं किसी बुरी घटना का शिकार होने वाली थी। मैं कभी भी वो घटना को भुला नहीं पाऊंगी। एक लड़की होने के नाते सीरियस थिंग ये है कि अनजान लोगों के साथ वीडियो गेम खेलते समय मेरी अजीबोगरीब बातचीत। मेरे कई ऑनलाइन खेलने वाले फ्रेंड्स की तरह हम जानबूझकर एक सिंपल यूजर नेम और प्रोफाइल पिक्चर से अपना जेंडर हाइड कर लेते हैं। और अगर पार्टी या गेम चैट में लड़की मौजूद हो तो हम कभी भी बात नहीं करते। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ लगभग लड़के ही होते हैं। लेकिन ऑनलाइन मुझे अपनी रियल आईडी दिखाने में कोई चिंता नहीं रही और मैं किसी रैंडम इंसान को अपनी आईडी हाइड करने के लिए मजबूर नहीं करने दूंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बात नहीं करती या मुझे ऐसे मैसेज नहीं मिलते जो मुझे डरा देते हैं। और यह है अब तक की सबसे अजीब या परेशान करने वाली बातें। मैं PC गेमिंग मास्टर रेस का हिस्सा हूँ। पिछले कुछ सालों में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से खरीदे गए गेम्स में से माइक्रोसॉफ्ट पार्टी चैट ट्रेंड में है। लेकिन आमतौर पर हम जिस ऐप का यूज करते हैं वो है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड इसलिए अच्छा है कि कोई भी यूजर्स आपको मैसेज नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप किसी के साथ सर्वर शेयर करते हैं तो वो जब चाहे आपको मैसेज कर सकता है। क्योंकि मैं अपने गेम्स के लिए कई सर्वर पर काम करती हूँ, इसलिए मैं इजीली गलत इरादे वाले लोगों के रैंडम मैसेज का शिकार हो सकती हूँ। मेरे गेम्स में एक डेड बॉय डिलाइट है, लेकिन लगता नहीं उससे कोई मदद मिल सकती है। जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि ये एक हॉरर गेम है जिसमें एक प्लेयर किलर है और दूसरा प्लेयर उसका शिकार का रोल निभाता है। वो हत्यारे से बचने के लिए कई टास्क पूरे करने होते हैं ताकि वो जिस भी माहौल में फंसे हो उसे बच सके। ये जाहिर तौर पर उन ऑनलाइन सेंडिस्टों को अट्रैक्ट करना होता है जिन्हें अपने शिकार लोगों को डराना या सदमा पहुंचाने के अलावा कुछ और पसंद ही नहीं होता। वही हमेशा किलर ही बने रहने पर जोर देते हैं, कभी भी सर्वाइवर का रोल नहीं खेलते। इसका मतलब ये है कि वो अपने पसंदीदा रोल से लोगों का शिकार करने में वाकई बहुत माहिर होते हैं। इस तरह मेरी मुलाकात एक ऐसे प्लेयर से हुई जो डेड बॉय डेलाइट किलर में माहिर था और द क्लाउन के नाम से वो फेमस था। अब मुझे जोकरों से सख्त नफरत था, इस हद तक कि मैं उस ईट फिल्म को भी देखने नहीं गई, जबकि मेरे बॉयफ्रेंड स्टीफन किंग का दीवाना था और वो देखने के लिए एक्साइटेड था। वो मुझे बहुत ही डरा देते हैं, शायद इसलिए कि मेरी माँ ये कहानी कहते हुए कभी नहीं थकती थी। जब मैं छोटी थी तो एक बच्चे के जन्मदिन पर एक जोकर से मेरा दर्दनाक सामना हुआ था।
डेड बॉय डिलाइट एक जोकर मानो मेरे सारे सर्कस के बुरे सपने जिंदा हो गए हों। ये एक जोकर और रिंग मास्टर का मिक्सचर सा लग रहा था, लेकिन इसमें सर्कस की दूसरी चीज़ों की झलक भी है। चेहरे पर घिसा पीटा ग्रीस पेंट लगा हुआ है जो धब्बा धब्बा सा लग रहा था। उस जोकर की बेल्ट से लटकती उंगलियां, ये शायद सबसे स्कैरी था। वो ट्रॉफियां जो वो अपने बदकिस्मत शिकारों से लेता है। दूसरों की कंपैरेटिव में द क्लाउन ज़्यादा पसंद आया। मैं स्टार्टिंग में खेलते हुए थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन जिन लोगों के साथ मैं आमतौर पर खेलती हूँ उसकी मेहनत के लिए बहुत पसंद करते थे, और इसीलिए उसने पूरी एक्सपीरियंस को और भी डार्क एंड स्कैरी बना दिया। जब वो हमारा पीछा कर रहा था तो वो अपनी वॉइस चैट पर अपनी स्कैरी क्लाउन वाली आवाज़ में बात कर रहा था। जब भी वो उनका पीछा करता तो ये बड़े बड़े हट्टे कट्टे लोग डर के मारे चीखने लगते। यही एक चीज़ थी जिसने मेरे लिए सहने लायक बनाया। कितना मज़ेदार था जब वो डरी हुई छोटी बच्चियों की तरह रो रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब वो मेरा पीछा कर रहा था तब ये इतना मज़ेदार नहीं था। उसने मेरा बहुत पीछा किया। रात के आखिर में जब हम में से कुछ लोग सोच रहे थे अब बहुत हो गया डर, इससे पहले कि मैं बुरे सपने देखूं और लॉग ऑफ कर दूं, मुझे उस आदमी का डिस्कॉर्ड मैसेज आया जिसमें लिखा था, तुम्हें पकड़ना वाकई मज़ेदार था। मैंने काफ़ी पोलाइट होने की कोशिश की। मैंने जवाब दिया, चीयर्स यार, होप पीछा करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आया होगा, और एक छोटा सा हंसने वाला इमोजी भी सेंड किया। फिर उसने एक लंबा मैसेज भेजा जो काफ़ी लंबा लग रहा था, जैसे टाइपिंग नोटिफिकेशन वाला मैसेज कई मिनट तक चलता रहा, जबकि मैं मन ही मन बोल रही थी, डरो मत प्लीज़। फिर किसी लंबे मैसेज की बजाय उसने मुझे बस कुछ वर्ड्स भेजे, काश ये सच होता। ये अपने आप में काफ़ी स्कैरी फीलिंग थी, लेकिन मुझे जो बात खटक रही थी वो ये थी कि उसने ओनली फ्यू वर्ड्स टाइप करने में इतना समय क्यों लगाया। वो मुझसे और क्या कहना चाहता था। वो 1 मिनट तक लगातार डिलीट और रिटाइप करता रहा, और आखिर में सिर्फ 5 छोटे छोटे वर्ड्स ही भेजे। मैं सोच कर ही डर गई कि आखिर वो क्या था। अगली रात हम सब फिर से डेड बॉय डिलाइट खेलने के लिए तैयारी कर रहे थे। डिस्कॉर्ड पर वॉइस चैट कर रहे थे। तभी हमारी पार्टी चैट में से एक ने पूछा, ओह वो जोकर फिर से ऑनलाइन है, क्या हमें उसे बुलाना चाहिए? स्टार्टिंग में मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था, अरे नहीं, पर मैं मजाक किरकिरा करने वालों में से नहीं थी। बाकी लोग उसे सच में पसंद कर रहे थे, इसलिए मैंने खुद उनकी बात मान ली और उन्हें उसे हमारी वॉइस चैट में बुलाने दिया। अरे जोकर, सबने उसे ऐसे वेलकम किया। उसने पोलाइटली होकर पूछा, क्या रूबी आज रात खेल रही है? उसे अच्छी तरह पता होगा कि मैं खेल रही हूँ। मैं भी उसके साथ उसी वॉइस चैट में थी, इसलिए ये सोचकर कि वो मेरी आवाज़ सुनने के लिए पूछ रहा है। सेशन की शुरुआत अच्छी और डरावनी हो गई। वो आदमी जितना अजीब था उतना ही बेहतर किलर था। वो कैरेक्टर में जान डालने के लिए काफ़ी जुनून था, लेकिन इतना कुशल नहीं था कि वो हमें हरा सके। उसने हम सभी का पीछा करने में लगभग बराबर समय बिताया। उसने सुरंग खोदने में हिस्सा नहीं लिया और किसी एक खास किरदार पर ध्यान केंद्रित किया। उस रात उसने बस मेरा पीछा किया, सभी को नज़रअंदाज करके सिर्फ मुझे ही ढूंढता, पीछा करता, तड़पाता और मार डालता। ऐसा करने के बाद बस टाइम वेस्ट करता और बाकी बचे लोगों को जनरेटर स्टार्ट करने देता ताकि वो एक न्यू राउंड स्टार्ट कर सके। मेरे अलावा उसके बिहेवियर पर किसी का ध्यान नहीं गया। मेरे साथी गेम में इतने डूबे थे और जीत में इतने खुश थे कि उन्हें ध्यान नहीं आया कि वो क्या कर रहा है। लेकिन सेकेंड राउंड में यह साफ हो गया और थर्ड राउंड तक मेरी टीम ने उससे इस बारे में भिड़ने लगी, अरे रूबी का सुरंग बनाना बंद करो यार, तुम खेल बिगाड़ रहे हो। जोकर ने इग्नोर किया और माइक के नीचे जोर जोर से सांस लेने लगा। बात सिर्फ ये नहीं थी कि वो फेस के पास माइक रखा था। ये बहुत लोगों की आदत है। आमतौर पे लोग माइक हटा लेते हैं और फिर माफ़ी मांग लेते हैं। वो जोकर जोर जोर से सांस ले रहा था क्योंकि उसे मेरा पीछा करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। ऐसे लगता था जैसे वो जब भी मुझे पकड़ लेता उसे सेटिस्फेक्शन मिल जाता था। और एक समय तो ये इतना बढ़ गया कि बाकी लोग उसके एक्साइटमेंट पर कुछ वल्गर जोक करने लगे। एक खास राउंड के बाद जब मैंने बाकियों से उसे गेम से वॉइस चैट से निकालने की रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मान लिया और वो जोकर बाहर हो गया। राहत की बात तो दूर रही, इस बेवकूफ़ ने मुझे निराश, गुस्सा और आखिरकार परेशान कर दिया था। मुझे बस इस बात से बहुत राहत मिली कि बाकियों को आखिरकार समझ तो आ गई कितना जहरीला और कितना भयानक इंसान था वो। उसके बाद हमने 1 या 2 गेम ही खेले होंगे किसी अनजान किलर के साथ जिसके साथ हम गेम में जुड़े थे।
उसके बाद मैं सो गई। और जब मैं अपने आप गेमर फ्रेंड्स के लिए प्यार में डूबी थी तो एक छोटी सी बात करना भूल गई, जिससे मुझे और उस जोकर वाले को हमेशा के लिए अलग कर दिया। अगली सुबह जब मैं उठी तो मुझे रिकॉर्ड के लिए एक छोटा सा लाल आईफोन नोटिफिकेशन मार्कर मिला, जिस पर 50 के पार का एक नंबर लिखा था। लेकिन इसी वजह से रात भर ढेर सारी नोटिफिकेशन आ गए, लेकिन लगता है मेरे आधे सोए हुए दिमाग में वो बात ठीक से बैठ ही नहीं पाई। इसलिए मैंने ऐप खोला और मैसेज पढ़े। मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक किसी धीमी गति से चलती कार दुर्घटना या कुछ और देखने जैसा था और मैं अपनी आंखें उससे हटा ही नहीं पा रही थी। मैं उनकी कही हुई बातों को याद से टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं उन सभी से पहले ही माफ़ी मांगता हूँ जो मेरी बातों से आहत और परेशान हुए हों। मुझे यकीन है अब तुम खुश होगी। तुम मेरे जैसे किलर से मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए तुमने दोस्तों को कहकर मुझे गेम से निकाल दिया। तुम्हें भी अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह देख ली है। तुम्हें भी किसी मर्द का ध्यान ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम ही सब कुछ सिलेक्ट करोगी। ऐसा करते रही तो तुम अकेले ही मर जाओगी। तुम्हारा परवाह करने वाला कोई नहीं होगा। तुम ये मत सोचो कि तुम सुरक्षित हो। मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारी जैसे लोगों को ढूंढने में बिताता हूँ, असल ज़िंदगी में भी और खेल में भी। जब तुम ऑफलाइन थी तो मैंने सब पता कर लिया कि तुम यूके में कहाँ रहती हो। अगर मैं चाहता तो कल ही तुम्हारे शहर आकर तुम्हें ढूंढ सकता था। मेरे पास पैसा है, टाइम है और सब्र भी है। चाहूँ तो तुम्हें ढूंढ लूँगा, और जब मैं ढूंढूंगा तो तुम अंत से पहले मौत की दुआ करोगी। लोग तुम्हारे जीवन के भयानक किस्से सुनाएंगे। मैं बंडी, डेमर और गीन के नाम भी शर्मसार कर दूंगा। लोग तुम्हारा नाम दर्द और तकलीफ के नाम से याद रखेंगे। मेरे बच्चे तुमसे और तुम्हारे लहूलुहान बॉडी से ली गई ट्रॉफी को देखकर खुद को छू लेंगे। रूबी, तुम्हारे पास मौका था मुझे ब्लॉक करने का, लेकिन अफसोस तुम नासमझ ऐसा नहीं कर पाई। अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगता है तुम्हारे पास VPN भी नहीं है। तुम्हारा IP एड्रेस ढूंढना मेरे लिए बहुत आसान था। कुछ ही समय की बात है, मुझे तुम्हारी सही ठिकाना, तुम्हारा पूरा नाम, तुम्हारे परिवार का नाम और तुम्हारे दोस्तों का नाम पता चल जाएगा। वहाँ पहुँच के मैं तुम्हारे मोहल्ले को अच्छी तरह से जान जाऊँगा। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझसे कभी नहीं बच पाओगी। ये सिलसिला बस यूं ही चलता रहा, बस भयानक धमकी और गंदी गालियों का सिलसिला। और सबसे बुरी बात यह है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई और उसे ऐसा करते हुए देखती रही, वो भी जोकर ड्रेस में। और जो मैंने अभी लिखा है वो उसका आधा भी नहीं है। उसने मुझे जो गालियाँ दी, जो धमकियाँ दी, वो बहुत ही ज़्यादा बदतर थी और मैं उसे दोबारा दोहराना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि उसे ये जानकर सुकून मिले कि उसे ब्लॉक करने के बाद कुछ दिन तक मैं ऑफलाइन ही रही। मैंने तुरंत ही VPN ले लिया और मुझे उम्मीद है कि ये मेरी सुरक्षा करेगा। और ये भी सच है कि उसकी सारी धमकियां बस खोखली थी। लेकिन हाँ, ये तो है, डिस्कॉर्ड यूज करते समय मेरे साथ अब तक की ये घटना सबसे डरावनी घटना थी। असल में शायद मेरे साथ ऑनलाइन में हुई सबसे डरावनी ये घटना है। अगर मुझे कुछ कहना होगा तो मैं उन गर्ल्स गेमर्स के लिए कुछ कहना चाहूँगी। मुझे गेमर गर्ल्स वर्ड से नफ़रत है। जैसे ही कोई लड़का कामों के अधिकार जताने वाला या कोई गंदा इशारा दे, ब्लॉक बटन दबा दो। शायद भगवान आपको दुनिया की एंजाइटी से बचा ले, जैसे मुझे बचाया। कुछ साल पहले मैं डिस्कॉर्ड पर टू स्कैरी स्टोरी का हिस्सा था। ये एक ऐसी जगह थी जहां लोग अपनी लाइफ में घटी डरावनी घटना शेयर करते थे। सच कहूँ तो कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छा था। मैक्सिमम स्टोरी इमेजिनरी लगती थी, बट कुछ ऐसी भी थी जैसे मैंने अपने बेड के पास कोई परछाई देखी हो, और कुछ ऐसी भी जो किसी घटिया हॉरर फिल्म से ली गई हो। लेकिन कभी कभी कोई ऐसी स्टोरी शेयर करता था जिसमें वाव फैक्टर कुछ भी नहीं होता था, लेकिन कुछ ऐसी जो रियली क्रेडिबल होती थी। और कभी कभी ये कहानियाँ वाकई डरावनी होती थी। मैंने डिस्कॉर्ड पर बहुत सी गूज़बम्प्स वाली कहानी पढ़ी, लेकिन उनमें से मैं बहुत सी भूल गया हूँ। शायद इसलिए कि वो डरावनी तो थी, लेकिन इतनी परेशान करने वाली नहीं थी कि मेरे दिमाग में बस जाए। लेकिन एक ख़ास कहानी थी जिसे मैं कभी नहीं भूला, क्योंकि उसे पढ़कर सच में डर गया था। आई होप कि उस यूजर को मेरी स्टोरी शेयर करने में ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अगर वो ये स्टोरी पढ़ते हैं तो वो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। शायद मैं अपनी गलती सुधार सकूं, क्योंकि ये सब मैं अपनी मेमोरी से लिख रहा हूँ।
खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्ट करने वाले ने स्टार्टिंग में ही भरोसा दिलाया कि ये स्टोरी इमेजिनरी नहीं है। जब ये घटना घटी थी वो बहुत छोटा था, फिर भी एक एडल्ट को इसके बारे में सोचना या लिखना काफ़ी स्ट्रेसफुल था। वो आगे बताया कि शुरुआत साल उसके लिए बहुत ट्रेजेडी वाला था। कैसे उसके फादर की डेथ बचपन में ही नशीली दवाओं की ओवरडोज से हो गई थी। उसकी माँ दादी के घर के पास एक छोटी सी अपार्टमेंट में रहती थी। उसकी माँ ने उसके लिए सौतेला पिता ढूंढने के लिए डेटिंग भी की ताकि उसके जीवन में पिता जैसा कोई मिल सके। ये घटना तब की है जब वो डेट पर बाहर गई थी। आमतौर पर जब उसकी माँ बाहर जाती थी दादी उसकी देखभाल करती थी, क्योंकि उसकी माँ उसे साथ नहीं ले जा सकती थी। माँ बाहर और दादी काम पर थी। हालांकि ये सही नहीं कि 9-10 साल की स्टोरी टेलर को उसकी माँ के ग्राउंड फ्लोर वाले अपार्टमेंट में बिना देख रेख के छोड़ दिया जाए। पहली नज़र में ये थोड़ा गैर जिम्मेदाराना लग सकता है, लेकिन स्टोरी टेलर ने तुरंत सर्वर के सदस्यों को ये बताया कि ये तब की बात है जब योगी हो लोकप्रिय था। उनके पास बिजी रहने के लिए कार्ड और कार्टून का एक बॉक्स सेट था। तब 1-2 घंटे अकेले रहने में उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो योगी हो में इतना बिजी रहते थे कि अपार्टमेंट से बाहर घूमने या शरारत करने भूल जाते थे। लेकिन एक इवनिंग के समय वो बैठकर कार्ड से खेल रहा था और टीवी देख रहा था। तभी विंडो पर नॉक सुनाई दी। वो ग्राउंड फ्लोर वाले अपार्टमेंट में रहते थे, तो कोई भी आकर विंडो पर नॉक कर सकता है। इसमें कोई चढ़ना या हवा जैसा कुछ भी नहीं था, इसलिए शीशे पर नॉक को लेकर कोई स्केरी थॉट जैसा कुछ भी नहीं था। फिर स्टोरी टेलर उठा और बिना पर्दे हटाए विंडो की ओर चल पड़ा। उसे एक बिल्कुल अजनबी चेहरा दिखता है। ना उसके दादा ना उसके चाचा, बिल्कुल अजनबी, जिसे पहले कभी नहीं देखा। वो हैरान और डर के पीछे हट जाता है। भयानक दुर्घटना की आवाज़ से पहले ही वो पर्दे को अपनी जगह पर सरका देता है। शीशा टूटकर पर्दे के नीचे कारपेट पर गिरता है। फिर और एक धमाके से कुछ चमकदार टुकड़े सामने फ्लोर पर गिरते हैं। उसके बाद फिर वो अपने योगी हो कार्ड फर्श पर फेंक दिया और भाग निकला। अपार्टमेंट के पिछले डोर से भागकर पड़ोसी के घर गया और डर के मारे डोर नॉक करने लगा। बीच बीच में मुड़कर देखता रहा कि वो हंटर कहीं उसके पीछे तो नहीं आ रहा उसे पकड़ने के लिए। लेकिन शुक्र है पड़ोसी ने दरवाज़ा खोल के उसे अंदर आने दिया और फिर उसे शांत करके पूरी कहानी सुनी। वो तुरंत पुलिस को बुलाता है। घटना के बारे में जानते ही पुलिस वहां पहुंच जाती है। फिर पड़ोसी स्टोरी टेलर की मां को कांटेक्ट करके वो भयानक न्यूज सुनाता है। ये खबर सुन के उसकी मां तुरंत घर पहुंच जाती है और उसके बाद पड़ोसी और उसकी मां वापस अपार्टमेंट में आते हैं। पुलिस वहां अपार्टमेंट के आसपास के इलाके में घुसपैठी के बारे में तलाश कर रही थी। इसी दौरान एक पुलिस वाला उसके मां के पास आता है और उन्हें एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में कुछ दिखाता है। माँ उसे घूरती रही। वो नीला पड़ जाती है। वो घुटने के बल बैठ जाती है और बेटे को कसकर गले लगा लेती है और आंसू रोकने की कोशिश करती है। पड़ोसी कहता है, ओ माय गॉड। वे दोनों लगभग 1 हफ्ते तक दादी के घर रुकते हैं जब तक कि वो विंडो रिपेयर न हो जाए। विंडो ठीक करने में इतना टाइम लगना अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था कि अपार्टमेंट से दूर रहने के पीछे कुछ और वजह है। आपका सोचना सही है। हमारे स्टोरी टेलर को इसके बारे में शक था, लेकिन वो इतना छोटा था कि जो हुआ उस घटने को ठीक से समझ नहीं पाया। वो किस तरह के खतरे में है ये कई साल बाद पता चला, जब उसकी माँ ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। उनके घर के सिर्फ खिड़की ही बदली नहीं जा रही थी, पूरे अपार्टमेंट में ही नए स्ट्रॉन्ग ताले और सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ लगाई जा रही थी और इन सब का खर्चा दादा दादी उठा रहे थे। पूरा परिवार पूरी तरह से डरा हुआ था और ये सब उस सबूत की वजह से था जो उस रात पुलिस ने माँ को दिखाया था। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के सबूत बैग में रखी उस छोटी सी चीज़ ने उन्हें डरा दिया था। उसकी माँ ने स्टोरी टेलर को कांपते हुए गले लगा लिया। उस प्लास्टिक में एक तस्वीर थी, एक छोटे लड़के की तस्वीर जो बेड पर आराम से सोया हुआ था। वो लड़का स्टोरी टेलर था। माँ ने स्टोरी टेलर को बताया कि घर में घुसने के थोड़ी दिन पहले ये तस्वीर ली गई थी। बेड पर बिछी बेडशीट वो नहीं थी या कुछ ठीक से याद नहीं,
शायद स्टोरी टेलर ने हेयर कट करवाया था। खैर, जो भी हो, उसमें कुछ ऐसी जानकारी थी जिसे साफ हो गया कि घुसपैठिया कुछ दिन पहले ही अपार्टमेंट में घुस आए थे और स्टोरी टेलर की सोते हुए तस्वीर ली थी। मुझे लगता है कि उन्होंने कई और बच्चों के साथ भी ऐसे किया होगा। टारगेट बच्चों की लिस्ट बनाई होगी, घंटों उन पे नज़र रखा होगा, फिर किसी एक को टारगेट बनाया होगा जो उनको पसंद आया होगा। लगता है उसकी कहानी पढ़कर मेरे अंदर वो बात घर कर गई थी। लगता है घुसपैठियों को उससे एक विकृत लगाव हो गया था, जो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वे अपनी इच्छाओं को विरोध नहीं कर पाए, या गलत इरादों ने उस इवनिंग विंडो तोड़ने को मजबूर कर दिया था। परिवार को फिर से सेफ्टी का एहसास हुआ जब उन्हें पता चला कि जो खतरनाक घुसपैठी था उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और दूसरे स्टेट की जेल भेज दिया है। उन्होंने ये पूरी बात स्टोरी टेलर से तब तक छुपाई जब तक वो जवान ना हो जाए। उसके बाद कोई और न्यूज़ नहीं आई, ना ही कंक्लूजन। बस इतना कि ये कुछ ऐसा था जो उसे सालों से सता रहा था। मैं उस डिस्कॉर्ड पर इससे ज़्यादा स्कैरी कुछ नहीं पढ़ा। इसकी तुलना में बाकी सब कुछ कम है, और फिर बाद में मैं पढ़ना बंद कर दिया। ये अजीब बात है कि हम खुद को रोमांच करने के लिए स्कैरी स्टोरी ढूंढते हैं और बाद में खुद सदमे में आ जाते हैं। स्कैरी स्केलेटन वाली स्टोरी से नहीं, बल्कि उन स्टोरी से जो सच में घटित हो सकती है। मैं कुछ लड़कों और लड़कियों के साथ इंसर्जेंसी सैंडस्टॉर्म खेलता था और हम डिस्कॉर्ड सर्वर का इस्तेमाल करके आपस में मिलते थे। टाइम के साथ लोग आते जाते रहे, लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ गेमिंग सेशन करने के अलावा भी अक्सर संपर्क में रहते थे और अच्छे फ्रेंड्स बन गए। इंसर्जेंसी जिन लोगों ने इसे नहीं खेला है, उनके लिए ये सैन्य शूटर गेम में से एक है जो अपने चरम पर होने पर बहुत ही ज़्यादा और कभी कभी बिल्कुल भयानक हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ बैंड ऑफ ब्रदर जैसा माहौल था। मुझे पता है कि ये एक सिर्फ वीडियो गेम है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हम में से कुछ लोग बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए और राउंड जीतने के लिए ज़रूरी ज़बरदस्त टीम वर्क के जरिए हमारे बीच गहरी दोस्ती हो गई। उनमें से कॉलिन नाम का एक लड़का था। एक दिन कॉलिन ने हमें बताया कि वो कुछ समय के लिए इंसर्जेंसी नहीं खेल पाएगा क्योंकि उसे इंडोनेशिया में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए नौकरी मिल गई है। वो कुछ समय के लिए ट्रैवल करना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और अंग्रेजी पढ़ाने की योग्यता हासिल करने से दुनिया की कुछ और अनोखे इलाकों को देखने का मौका मिला, और वो भी पैसा कमाते हुए। ये खबर सुनकर हम बहुत दुखी हुए। वो एक ज़बरदस्त स्नाइपर था। कई बार दुश्मन के मशीन गनर ने हमें घेर लिया था, लेकिन अचानक गोलीबारी बंद हो जाती थी, जिसके बाद कॉलिन की हल्की सी हंसी और उसके स्कॉटिश लहजे में हैव दैट की आवाज़ सुनाई देती थी। ऐसे पलों के लिए हम उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन हम उसके लिए बहुत खुश भी थे क्योंकि उसने डिस्कॉर्ड पर बने रहने का वादा किया था। इसके ज़रिए हम उससे टच में रहेंगे और उसकी एडवेंचर कहानी भी सुन पाएंगे। कुछ महीने बीत गए और हम उसकी एडवेंचर कहानी भी सुन रहे थे, और हाँ, साथ ही इंडोनेशिया के कुछ अच्छे अच्छे तस्वीर भी देख रहे थे। उसके स्कूल में बच्चों को पढ़ाते समय फ़ोटो देख के मैं मुस्कुरा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो ज़िंदगी का हसीन पल बिता रहा है, खासकर जब हम उसके वीडियो देखे जिनमें वो बच्चों को कुछ अंग्रेजी के सेंटेंस सिखा रहा था। इतना ही नहीं, कभी कभी हम कुछ बच्चों को स्कॉटिश लहजे में उन सेंटेंस को दोहराते हुए सुनते थे, और इंडोनेशियाई बच्चों का एडिनबर्ग लहजे में अंग्रेजी बोलना सीखना हमारे लिए बेहद मज़ेदार था। कल्पना कीजिए, एक अमेरिकी कैसे इंडोनेशियाई व्यक्ति को गुड मॉर्निंग या कुछ और कह रहा हो और जवाब में कहे क्या सब ठीक है। सच कहूँ तो ये सुनकर आज भी मुझे हंसी आती है। फिर सितंबर 2018 में मैंने एक खबर सुना कि इंडोनेशिया की तट पर बहुत भयंकर सुनामी आया है। ये सुनामी अर्थक्वेक के कारण हुआ है, जिसने देश के बड़े हिस्सों का तबाह कर दिया। तुरंत मुझे कॉलिन का ख्याल आया। मैं अपने फ़ोन पर डिस्कॉर्ड यूज करके एक मैसेज भेजा और पूछा कि क्या सब ठीक है। उम्मीद करता था कि वो सुनामी में ना फंसा हो। जाहिर है, दक्षिण पूर्व एशिया के बीच समय का 7 या 8 घंटे का बड़ा अंतर था। कभी कभी कॉलिन घंटों तक जवाब भी नहीं देता था, इसलिए उसका फास्ट रिप्लाई नहीं आने पर मुझे चिंता नहीं हुई। लेकिन उसने पूरा दिन जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने सर्वर के दूसरे लोगों से भी कांटेक्ट करना शुरू किया।
उन्हें सुनामी की खबर बताई और बताया कि मुझे लगता है कि कॉलिन उसमें फंस गया है। न्यूज़ से पता चला कि इंडोनेशिया के कौन से इलाके प्रभावित हुए हैं, लेकिन हमें ठीक ठीक पता नहीं था कि कॉलिन कहाँ है। हमें इतना पता था कि कहीं वो दूर रहता है जहाँ वाईफाई की सुविधा नहीं है। ये भी एक वजह थी जिसमें हमें तुरंत चिंता नहीं करनी पड़ी। लेकिन उसने अगले दिन या उसके अगले दिन भी कोई जवाब नहीं दिया और बात यहाँ तक पहुँच गई कि हफ्ता बीत गया पर हमें उससे कोई जवाब नहीं मिला। सुनामी की खबर मिलने के बाद से कॉलिन को किसी ने नहीं देखा था, ऑनलाइन भी नहीं। तभी हमें सचमुच चिंता होने लगी और जैसे जैसे दिन बढ़ता गया हमें डर लगने लगा उसे कुछ हो ना गया हो। और उसी समय मैंने पिछले 1 महीने से उसके द्वारा भेजे गए मैसेज को दोबारा देखना शुरू किया। वो पूरे इंडोनेशिया में घूम चुका था और उसने अपने शुरुआती कुछ हफ्ते राजधानी जकार्ता में बिताए थे, जो भूकंप और उसके बाद आई सुनामी से रिलेटिवली अफेक्टेड था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो पालू नाम की एक जगह पर अंग्रेजी पढ़ाने गया था और जहाँ तक मुझे पता था आपदा के समय वो वहीं था। फिर मैंने सुनामी से जुड़ी कहानियाँ के साथ उस जगह का नाम मिलाया और पता चला कि वो जगह सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जगहों में से एक थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 23 फीट तक पहुंच गई थी। 23 फीट पानी का तेज बहाव जिसने अपने रास्ते में आने वाली लगभग हर चीज़ों को तबाह कर दिया था और 15,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी और पूरी संभावना है कि कॉलिन भी उनमें से एक था। हम टूट गए थे, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। हम कॉलिन को अच्छी तरह से जानते थे। वो ऑनलाइन और निजी ज़िंदगी को अलग रखा था। हमारे पास उसके निकनेम या उसका घर वालों का पता नहीं था, इसीलिए हम उसके घर वालों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं कर पाए। अगर वो सुनामी में मारा गया था तो उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था के बारे में पता लगा सके। मुझे लगता है कि उसका डिस्कॉर्ड अकाउंट अभी भी इनएक्टिव है। ये इस बात का सबूत है कि वो सचमुच अपनी जान गंवा दी थी। हो सकता है कि वो ठीक हो और वो डिस्कॉर्ड पर आना ही नहीं चाहता है। हो सकता है कि मौत के इतने करीब आने के बाद उसे एहसास हुआ हो कि वीडियो गेम सिर्फ समय का बर्बादी है। ये मेरा सोच है। मेरा दिल कहता है वो मर चुका है। वो जहाँ भी हो शांति से हो और उसका जो भी परिवार था वो ठीक होगा। कॉलिन, रेस्ट इन पीस। वी मिस यू। ब्रेकअप दुखदाई होते हैं, ये हम सब जानते हैं। कुछ समय पहले ही मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ, जिसके साथ मैं लगभग 10 साल था। देखा जाए तो हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो गया था, पर मेरे लिए इसे ख़त्म करना मुश्किल था। वो थोड़ी सेंसिटिव थी। जब भी मैं ब्रेकअप का बात करता वो एकदम से शांत हो जाती थी। उस समय मुझे समझ नहीं आया, पर अब मुझे महसूस होता है कि इस रिश्ते को जितना खींच रहा था उतना ही ख़राब होता जा रहा था। मैं यहाँ किसी का नाम या जगह का जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अभी भी उसके परिवार के करीब हूँ और वो बहुत कुछ झेल चुके हैं। मैं उन्हें और स्ट्रेस देना नहीं चाहता। उससे फाइनली जब मैंने रिश्ता ख़त्म किया तो जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। वो एकदम से गुस्सा हो गई और आने वाले कुछ हफ्ते लड़ाई, झगड़े, रोने और धमकियों से भरे थे। लेकिन फाइनली हम अलग हो गए। वो अपनी मौसी के साथ रहने चली गई, जो शायद 1 घंटे की दूरी पर थी, मुझे ठीक से पता नहीं। मैं उसी घर में ही रहा और मैंने उसे मैक्सिमम फर्नीचर दे दिया। मैं अच्छी कमाई कर लेता हूँ तो मैं एक नए सोफ़े और बाकी सामान खरीद सकता था। मैंने एक बड़े स्टोर से नया फर्नीचर खरीदने का सोचा, पर अभी के लिए मुझे बैठने के लिए कुछ चाहिए था। मुझे चेयर पर बैठ के ही टीवी देखना पड़ रहा था, इसलिए मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पर जाकर देखा कोई अपना फर्नीचर बेच रहा है क्या। वहीं पर मुझे एक बहुत ही घटिया सा दिखने वाला पीला रंग का सोफ़ा मिला। सुनने में बहुत अजीब लगेगा, पर मुझे पीले रंग से एक अजीब सा लगाव है। पर सबसे मज़ेदार बात ये थी कि वो लेडी सिर्फ उसे $40 में बेच रही थी और वो देखने में बिल्कुल नया लग रहा था। मैंने उस लेडी को मैसेज किया और सोफ़ा देखने का टाइम फिक्स किया। उसका घर लगभग 40 मिनट की दूरी पर था। मैं गाड़ी चलाकर उस छोटे से घर के पास पहुंचा, जो थोड़ा सुनसान इलाके में था। मैंने डोर नॉक किया तो एक बूढ़ी औरत ने खोला। मैंने उन्हें बताया कि मैं सोफ़े के बारे में बात करने आया हूँ। वो सुनकर घबरा गई और चिल्लाने लगी। वो मुझे नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती कि मैं क्या कह रहा हूँ। इतना कहते ही वो मेरे मुंह पर ही डोर बंद कर दिया। मैं वापस गाड़ी के पास गया और घर का पता और मैसेज देखा। ये वही पता था।
मैंने उसे फिर से मैसेज किया और बताया कि मैं आ गया हूँ, लेकिन एक ओल्ड लेडी ने दरवाज़ा मेरे मुंह पर ही बंद कर दिया। कुछ ही मिनट में वो लेडी का जवाब आया, अरे मुझे माफ़ करना, वो मेरी दादी है, मैं पीछे गैरेज में रहती हूँ, तुम पीछे से आ जाओ। मैं थोड़ा परेशान था, लेकिन मुझे वो सोफ़ा चाहिए था, इसलिए मैं पीछे के गैरेज में गया जैसे कि उसने बताया। मैंने डोर नॉक किया और अंदर से एक धीमी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया और चारों तरफ देखा, पर मुझे सोफ़ा नहीं दिखा। दरअसल गैरेज बिल्कुल खाली था। मैं ज़ोर से हेलो कहा पर कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही मैं जाने लगा, बगल के कमरे में एक छोटे से कद की लड़की मेरी तरफ भागी। उसने अचानक से मुझ पर हमला कर दिया और मैं ज़मीन पर गिर गया। उसने सिर पर कुछ पहन रखा था और गैरेज में अंधेरा था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। वो चिल्ला रही थी। आखिरकार उसने जो पहना था वो उतर गया और मैंने देखा कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। मैं हैरान रह गया। मैंने उसे धक्का देकर खुद को छुड़ाया। भागने के बजाय मैं खड़ा होकर उस पर चिल्लाने लगा। उसका गुस्सा तुरंत आंसुओं में बदल गया। मैं बहुत गुस्सा था और कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर भी उसे शांत करने के लिए उसके पास गया। वो पूरी तरह से रो रही थी। जब मैं उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने अपनी जेब से कटर जैसा कुछ निकाला और मेरे कंधे पर वार कर दिया। मैं दर्द से चीख पड़ा। मैंने वो ब्लेड अपने कंधे से निकालकर जमीन पर फेंक दिया। मैं जोर जोर से रोने लगा। मैं उस लेडी को 10 साल से जानता था, पर उसे मैंने ऐसा करते कभी नहीं देखा था। उसने जमीन से ब्लेड उठाया और मेरे सामने हवा में घुमाने लगी। मुझे लगा वो मुझ पर फिर से हमला करना चाहती थी, पर रोने की वजह से वो नाकाम रही। मैं जैसे तैसे खड़ा हुआ और अपनी गाड़ी की तरफ भागा और चीखते हुए पुलिस को फ़ोन किया। मैंने उन्हें सारी बात बताई। वो तुरंत आ गए और भगवान का शुक्र है उसे अरेस्ट कर लिया गया। मुझ पर हमला होना डरावना था, लेकिन जिसे मैंने प्यार किया था उसे पुलिस के साथ जाते हुए देखना भी बहुत दर्दनाक था। वो लेडी पुलिस की गाड़ी में बैठकर जा रही थी, पर वो नहीं थी जिसे मैं प्यार किया था। मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि उसका प्लान सच में काम कर गया। कोई गारंटी नहीं था कि मैं फर्नीचर के लिए फेसबुक मार्केट प्लेस पर जाऊं, लेकिन मैं गया। वो जानती थी कि अगर मैं गया तो मुझे वो भद्दा पीला सोफा पसंद आएगा, और वो सही थी। उसने मुझे बताया था कि वो अपनी मौसी के साथ रहने जा रही थी, जो सच था। उसकी मौसी उस बेचारी ओल्ड लेडी के घर से कुछ ही दूर ही रहती थी। जहाँ तक मुझे पता है उसे कहीं इलाज के लिए ले जाया गया है। मैंने उसके खिलाफ कोई केस नहीं किया और मैं उसके कुछ मेडिकल बिलों में भी मदद कर रहा हूँ। कभी कभी हमारे सबसे करीबी लोग भी हमें सबसे ज़्यादा चोट पहुँचाते हैं। मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि उसने मुझ पर हमला करना ही सही समझा। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है और मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाए। कहानी को छिपा के रखने के लिए मैं कोई जानकारी नहीं दे रहा हूँ। मेरी वाइफ अपने 31st बर्थडे पर अपनी फेवरेट कंट्री आर्टिस्ट के समर टूर पर जाना चाहती थी। मुझे हैरानी हुई कि नॉर्मल सीटों के लिए भी टिकट की मिनिमम प्राइस $200 से भी ज़्यादा थी। मैं ज़्यादा कंसर्ट में नहीं जाता था, इसलिए मुझे लगा कि ये सस्ता होगा। लेकिन मुझे खुशी हुई क्योंकि कंसर्ट हमारे शहर के बहुत ही नज़दीक था और मुझे पता था कि मेरी वाइफ के लिए ये परफेक्ट गिफ्ट है। टिकट ट्यूसडे को सेल पर आने वाले थे। क्योंकि मैं काम पर था, इसलिए मैंने सोचा कि काम के बाद ऑनलाइन टिकट ले लूँगा। लेकिन कॉन्सर्ट के बारे में कम जानकारी के कारण शो के सारे टिकटें तुरंत बिक गए थे और मैंने देखा कि कोई भी टिकट अभी अवेलेबल नहीं है। जब मैं काम से घर आया तो मैं एक दोस्त को मैसेज किया। उसने बताया कि टिकट सेकेंडरी मार्केट पर मिल सकते हैं, लेकिन प्राइस कुछ ज़्यादा पड़ेंगे। मैं खुश था ये सोच के कि अभी भी मौका है। मैंने स्टारबक, विविड सीट्स ऐसे ही दूसरे वेबसाइट पर सर्च किया, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो क्रैगलिस्ट, फेसबुक के मार्केट प्लेस पर लोकल सेलर से टिकट लेने के लिए सोचा। मैंने कुछ लोगों को मैसेज भी किया, लेकिन मैक्सिमम लोग रेस्पॉन्स ही नहीं दिए और जिन्होंने जवाब दिया वो हर मैसेज के साथ प्राइस बढ़ाते जा रहे थे। जैसे जैसे दिन और हफ्ते बीतते गए, वैसे ही उम्मीद छोड़ दी थी मैंने। तभी मुझे एक आदमी मिला जो 2 टिकट सही रेट पर बेच रहा था। उसका नाम विक्टर था। वो
फेसबुक के मार्केट प्लेस पर टिकट बेच रहा था। मैंने तुरंत उसे मैसेज किया, ये सोचकर कि काश टिकट मिल जाए। अगले आधे घंटे तक कोई रिप्लाई नहीं आया तो मुझे लगा शायद टिकट बिक गए होंगे। निराश होकर मैं सोने चला गया। लेकिन अगले मॉर्निंग जब मैं काम पे जाने के लिए उठा तो मुझे विक्टर का मैसेज मिला। उसने सुबह लगभग 4 बजे मैसेज किया था और लिखा था कि टिकट अभी भी है। मैं बहुत खुश हुआ और तुरंत उससे मैसेज किया कि क्या हम मिल सकते हैं। उसने रिप्लाई किया कि कुछ और भी लोग हैं जो टिकट के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए मुझे पहले पेपल पर पेमेंट करने होंगे, फिर हम टाइम फिक्स कर सकते हैं मिलने के लिए। पेपल के बारे में सुन के यकीन हो गया कि यहाँ धोखा नहीं हो सकता। मैंने तुरंत पैसे भेज दिया और उसने भी कंफर्म कर दिया। उसने कहा कि वो टिकट वर्चुअल भेज सकता है या फिर फिजिकली कॉपी भी दे सकता है। क्योंकि ये गिफ्ट था इसलिए मैंने फिजिकली कॉपी लेने की बात की। हमने रात 8 बजे लोकल किराने के पास मिलने का प्लान किया। मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया था और पार्किंग के लेफ्ट के पास गाड़ी खड़ी कर दी। लगभग 50 मिनट के बाद एक पुरानी ग्रीन कार आई और मेरे कार से कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। मैं डाउट में था कि वो विक्टर है या नहीं, इसलिए मैं बस इंतज़ार किया। लगभग 5 मिनट के बाद दूसरे कार का डोर खुला तो मैंने पूछा कि क्या विक्टर है। उसने जवाब दिया, हाँ मैं ही हूँ, थैंक यू टिकट खरीदने के लिए, ये रहे आपके टिकट। हमने लगभग 1 मिनट तक बात की। मैंने उसे थैंक्स कहा और बताया कि ये मेरी वाइफ के लिए बर्थडे गिफ्ट है। इसके बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। मैंने टिकट एक बॉक्स में लपेटकर वाइफ को उसकी बर्थडे पर गिफ्ट किया। वो बहुत खुश हुई क्योंकि हम कंसर्ट पर जा रहे थे। कुछ हफ्ते बाद हम कंसर्ट पर पहुंचे। सब कुछ अमेजिंग था। नज़ारा बहुत ही अच्छा था। कुछ ड्रिंक्स भी ले चुके थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। ओपनिंग एक्ट के दौरान किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये विक्टर था। मैंने कहा, अरे यहाँ क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, थोड़ी देर हो गई, ट्रैफिक बहुत था। विक्टर ने मेरे सामने मेरे वाइफ से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, बहुत खुशी हुई कि आप लोग आ गए। मेरी वाइफ ने तुरंत कुछ नहीं कहा, लेकिन हेलो कहने के बाद उसने मुझे एक तरफ खींचा और पूछा, ये कौन है? मैंने कहा, ये वही है जिससे मैंने टिकट खरीदा था। मुझे नहीं पता ये यहाँ होगा, मुझे लगा वो सिर्फ टिकट बेच रहा है। विक्टर देखने में अच्छा इंसान लग रहा था, इसलिए मुझे उसका बगल में बैठने के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरी वाइफ मेरी दाएं ओर बैठी थी और विक्टर बाएं ओर। लेकिन रात भर उसकी कुछ बातें मुझे बहुत अजीब लगी। वो ऐसा बिहेव कर रहा था मानो हम सब यहाँ मिल के प्लान बना के आए हैं और ये हम दोस्तों का एक ग्रुप है। मैं पोलाइटली हर बार उसके सवाल का जवाब देने का कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ मौके ऐसे भी थे मैं उसे इग्नोर करके अपनी वाइफ की तरफ देख रहा था। जब विक्टर कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम सब साथ आए हैं, तो मैं एक हल्की सी मुस्कान दे के सिर हिला देता। ये तो सच है कि विक्टर के साथ कुछ गड़बड़ थी, पर मेरी वाइफ बहुत खुश थी और मेरे लिए ये सबसे ज़रूरी था। जैसे ही कंसर्ट ख़त्म होने वाला था, विक्टर हम दोनों की तरफ झुका और बोला, आगे क्या? आज रात के लिए क्या प्लान है? मेरी वाइफ कंफ्यूज होकर मुझे देखने लगी। मैंने कहा, हमें टिकट बेचने के लिए थैंक्स, पर हम घर जा रहे हैं, गुड नाइट। फिर मैं उठा और मेरी जैकेट पकड़ी। हम वहाँ से निकलने लगे, तभी कोई मेरे हाथ पीछे से पकड़ लिया। वो विक्टर था और इससे पहले कि वो कुछ कहता, मैंने कहा, अरे तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हें जानता भी नहीं यार, तुम हमें अकेले क्यों नहीं छोड़ देते? उस समय मैं बहुत गुस्सा था और एक अजनबी के बर्ताव से परेशान हो गया था। लेकिन जब हम वहाँ से निकले तो मुझे बुरा लगा और मुझे उस पर चिल्लाने का पछतावा भी हुआ। काफ़ी लेट हो चुकी थी, इसलिए हम बाहर से खाना लिए ताकि घर जाके हम डिनर कर सकें। अगले कुछ हफ्ते नॉर्मल ही रहा। मैं और मेरी वाइफ ऑफिस के काम में बिजी रहते और जो खाली टाइम होता उससे घर का काम कर लेते। एक रात मैं जल्दी सोने चला गया। नींद नहीं आई तो कुछ पढ़ने को सोच रहा था, तभी फ़ोन पे फेसबुक नोटिफिकेशन आया। ये विक्टर का मैसेज था। इसमें लिखा था, मुझे कॉन्सर्ट में तुम दोनों के साथ बहुत मज़ा आया। सॉरी अगर कुछ ज़्यादा हो गया है तो, बट तुम दोनों के साथ मैं कुछ ज़्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ ताकि तुम दोनों को जान सकूँ। मैंने तुरंत मैसेज डिलीट करके उसे ब्लॉक कर दिया। मुझे अजीब लग रहा था। मैं वैसे भी सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करता।
ये एक बहुत बड़ा वजह था। उस मैसेज ने मुझे परेशान कर दिया था और अगले कुछ दिनों तक मेरे ब्रेन में घूमता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे दिमाग से निकलने लगा। कॉन्सर्ट के लगभग 6-7 हफ्ते बाद मैं और मेरी पत्नी फ़ोन चला रहे थे, तभी हमारा डॉगी ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा क्योंकि कोई डोर पर ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा था। मेरे कुछ रिलेटिव्स के अलावा हमारा घर कोई नहीं आता क्योंकि हमारा बूढ़ा डॉगी अर्ची नए लोगों को पसंद नहीं करता। मैंने वाइफ से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं गैरेज होकर देखता हूँ कि बाहर कौन है। मैं गैरेज खोला और फ्रंट डोर की ओर बढ़ने लगा। मेरा दिल बैठ गया। मैंने देखा कि वो फेसबुक मार्केट प्लेस वाला अजीब आदमी विक्टर था। मेरे मुंह से कोई वर्ड्स नहीं निकल रहे थे, लेकिन फाइनली जैसे तैसे कुछ कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कुछ ऐसे रिप्लाई किया, मुझे पता है, मुझे बिना बताए नहीं आना चाहिए, लेकिन अगले हफ्ते के शो की टिकट मेरे पास है। मुझे लगा कि तुम और तुम्हारी वाइफ जाना चाहोगे। उसके चेहरे पे बहुत ही बड़ी अनकंफर्टेबल करने वाला मुस्कान थी। मैंने पूछा कि मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? उसने बताया पेपल ट्रांजैक्शन से मिला है। मैंने उससे कहा कि अगर वो दोबारा मेरे या मेरे परिवार के पास आया तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा और मेरे खूंखार 200 पाउंड्स वाला डॉग से मिलवा दूंगा जिसकी आवाज़ तुम्हें सुनाई देती होगी। उसकी मुस्कान उदासी में बदल गई और उसने कहा देखते हैं, और चला गया। मैं बाहर कुछ देर रुका, खुद को संभाला और फिर अंदर आया। मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि कौन था। मैंने उसे बताया कि यूपीएस वाला था। अगली कुछ रात या कुछ हफ्ते तक मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे घर की मोशन लाइट कुछ ज़्यादा बार जल रही थी। खिड़की और दरवाजे के बाहर मुझे चरमराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन मैंने इसे सिर्फ अपनी हाइपर सेंसिटिविटी मान लिया क्योंकि मैं उस साइको के बारे में सोच रहा था जो मेरा घर तक आ गया था। थैंकफुली विक्टर के साथ कोई और घटना या मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं अब कभी भी फेसबुक से कुछ भी नहीं कर दूंगा। पिछले साल मैंने अपनी पूल टेबल फेसबुक मार्केट प्लेस पर बेची थी और वैसे भी मैं इसका यूज नहीं करता था। ये बहुत सारी जगह घेर रखी थी और मुझे इसे छुटकारा चाहिए था। मैंने इसे फेसबुक मार्केट प्लेस पर काफ़ी हाई प्राइस में लिस्ट किया। मुझे इसे बेचने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन मैं इसके लिए अच्छी प्राइस चाहता था। ये बहुत ज़्यादा ऊंची कीमत नहीं थी, लेकिन कोई कोशिश करता तो उससे कम दाम में बेहतर पूल टेबल मिल सकती थी। इसे लिस्ट करने के बाद किसी ने इसे दिलचस्पी नहीं दिखाई। कुछ हफ्तों बाद मुझे इसके बारे में पहला मैसेज आया। जिम नाम का एक आदमी था, उसने मुझे बताया कि वो पूल टेबल खरीदना चाहता है। हमने थोड़ी देर तक मैसेज में बात की, फिर जिम के आने का टाइम फिक्स किया। मुझे सच में उम्मीद नहीं था कि ये प्राइस पर बिकेगी। मैंने सोचा था कि जिम मेरे घर आने पर मोलभाव करेगा। मैंने अपने दिमाग में एक प्राइस फिक्स कर रखी थी जिस पर मैं उसे बेच सकूं। जिम काम के बाद इवनिंग 6 बजे मेरे घर आया। मैंने उसे अंदर आने दिया और उसे बेसमेंट में ले गया जहां पूल टेबल रखी थी। उसने कुछ मिनट तक उसे देखा और फिर उसे खरीदने के लिए राजी हो गया। मैंने देखा कि उसने पूरी लिस्ट की गई प्राइस के हिसाब से पूरे पैसे निकाले और मुझे दे दिए। मैं हैरान था, पर उन पैसों को पाकर बहुत खुश भी था। मैंने जिम से कहा कि अब यह उसकी है और मैंने इसे ट्रक में रखने में मदद करूँगा। खुशकिस्मती से उसके पास एक बड़ी पिकअप ट्रक थी और वो पूल टेबल उसमें आसानी से फिट हो जाती। पूल टेबल को उसकी ट्रक में रखना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हमने कर दिया। इसके बाद वो चला गया। मुझे मिली प्राइस से मैं बहुत खुश था। उसके लगभग 2 हफ्ते बाद मुझे जिम का एक मैसेज मिला। उसने मुझे कहा कि उसे लगता है उसे धोखा दिया गया है और वो इससे बेटर डील पा सकता था। 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो चुका था, इसलिए मैं टेबल वापस लेने वाला तो नहीं था। मैंने उसे कहा कि 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया और डील फिक्स हो चुका है। इस बात से जिम खुश नहीं था। उसने मुझसे थोड़ी देर तक बहस की और मुझसे कुछ पैसे वापस मांगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे उसे कुछ भी वापस नहीं करना था। अगर वो सच में बेटर डील चाहता तो उसे मोलभाव करना चाहिए था। मुझे लगा कि उसकी मदद करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमने उस बातचीत को एक कड़वे नोट पर ख़त्म किया, लेकिन मुझे लगा कि बात अब ख़त्म हो गई है। कुछ दिन बीत गए और जिम ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर चीज़ें अजीब होने लगी। एक रात मेरी गर्लफ्रेंड डिनर के लिए मेरे घर आई थी। टेबल से उठी और मुझे बताया कि उसने किसी आदमी को सामने यार्ड में देखा है। मैं उठा और हम दोनों खिड़की के पास गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो मुझे कोई नहीं दिखा, लेकिन मैंने गली में एक सफ़ेद ट्रक देखी। मुझे लगा कि ये जिम की ट्रक है। मुझे याद आया कि जब मैंने पूल टेबल को उसकी ट्रक में रखने की मदद की थी तो मैंने उस ट्रक को देखा था। हम घर की खिड़कियों से बाहर जाके पर हमें जिम नहीं दिखा।
हम एक खिड़की से दूसरी खिड़की पर जा रहे थे। जब मैं सामने की तरफ लौटा तो मैंने एक दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि ट्रक स्टार्ट हो गई और वहाँ से चली गई। मैंने जिम को मैसेज करने का डिसाइड किया। मैं जानता हूँ कि तू मेरा घर आया था, पर जब मैंने उसे मैसेज करने की कोशिश की तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। 2 रात बाद वो फिर से बाहर घूम रहा था। इस बार मैं अकेला था और लिविंग रूम में टीवी देख रहा था। मैंने एक आदमी को सामने की खिड़की के पास जाते हुए देखा। 1 मिनट बाद मुझे सामने के दरवाजे का नॉब घूमता हुआ दिखाई दिया, लेकिन शुक्र है वो बंद था। मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और पुलिस को बुला लिया। हालांकि जिम मेरे पुलिस को बुलाने के तुरंत बाद ही वहाँ से चला गया और उनके पहुँचने से पहले ही वो बहुत दूर जा चुका था। मैंने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मुझे यकीन हो गया कि पुलिस इस मामले को देख लेगी और मुझे जिम से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगली सुबह जब मैं काम पर जाने के लिए घर से निकला तो अपनी कार की तरफ जा रहा था। मैं अपनी ड्राइवर सीट के दरवाजे से लगभग 5 फीट दूर था। मुझे किसी के मेरे पीछे आने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे देखा तो जिम पूरी ताकत से मेरी तरफ दौड़ रहा था। मैंने कार की तरफ जाने की वजह घर की तरफ भागा। इससे मुझे जिम से थोड़ी दूरी मिल गई और मैं किसी तरह उसके डोर तक पहुंचने से ठीक पहले अंदर आ गया। उसने मेरे फ्रंट दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, फिर वो खिड़की पर गया। खिड़की पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। मैंने फिर पुलिस को बुलाया जो बहुत जल्दी आ गई। जबकि जिम अभी भी वहीं था। वो पकड़ा गया और लकीली उसने घर का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद मैंने फेसबुक का यूज़ करना ही बंद कर दिया। मैं जानता हूँ कि वहाँ बहुत से अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं सभी को सलाह दूंगा कि आप अपना पता किसी को भी ना दें और सावधान रहें। मुझे पुराने सामान की दुकानों और कभी कभी गिरवी की दुकानों पर जाना पसंद है। मुझे पैसा बचाना और अच्छे डील ढूंढना अच्छा लगता है। मैं बहुत सी पुरानी चीज़ें खरीदता हूँ और मैंने इन सालों में बहुत पैसे बचाया। मैं कभी कभी अच्छे डील के लिए फेसबुक मार्केट प्लेस पर भी देखता हूँ। वहाँ आमतौर पर ऐसी चीज़ें होती है जो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं खरीदता। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा डील मिल जाता है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता। ये कहानी लगभग 6 मंथ की पहले की है। उस समय तक मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस से शायद 3 या 4 चीज़ें खरीदी थी। वे सभी अच्छे थे। एक दिन जब मैं सेल के लिए सामान देख रहा था, मुझे एक आईफोन मिला। यह अनलॉक था। इट मीन्स कि किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के साथ काम कर सकता है। बस एक सिम कार्ड की ज़रूरत थी। ये मेरे फ़ोन से 2 जनरेशन नया था और इसकी कीमत बहुत सही थी। मुझे एक नए फ़ोन की ज़रूरत थी और उसमें कोई समस्या भी नहीं दिख रही थी। लिखा था कि इसकी कंडीशन बिल्कुल नहीं है। ये भी नया पोस्ट किया गया था, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने सेलर से कॉन्टैक्ट किया। वो फास्ट रिप्लाई किया। वो एक आदमी था और ज़्यादा दूर नहीं रहता था। मैंने जल्द ही फ़ोन वायर करने का इंतज़ाम करने की कोशिश की और ये कहा कि वो जब भी फ्री होगा हम मिल सकते हैं। हमने अगले दिन पास के एक स्टोर पर मिलने का फ़ैसला किया। ये इलाके का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर स्टोर था और हम दोनों के लिए नज़दीक था। अगले दिन मैं पैसे लेकर स्टोर पहुंचा और फ़ोन खरीदने के लिए एक्साइटेड था। मैं जानता था कि मुझे एक बहुत अच्छी डील मिल रही थी। मैं मिलने के समय से लगभग 10 मिनट पहले पहुंचा और स्टोर के अंदर चला गया। कुछ देर घूमने के बाद मिलने का समय हो गया। मैंने सेलर्स को मैसेज किया कि मैं स्टोर के अंदर हूँ। मैं चारों तरफ देख रहा था पर वो मुझे नहीं मिला। लगभग 10 मिनट बीत गया तब उसने रिप्लाई किया, सॉरी मैं आज नहीं मिल पाऊँगा, मुझे कुछ काम है। मैं निराश था, लेकिन मैंने उसे कहा कि ओके कल मिलते हैं। मैं स्टोर से चले जाने का फ़ैसला किया और कुछ भी नहीं करता। मैं ड्राइव करने समय देखा कि एक नीली सेडान कार कई मील तक मेरा पीछा कर रही थी। मुझे शक हुआ कि कहीं ये वो आदमी तो नहीं जिससे मैंने फ़ोन खरीदने वाला था। शायद मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था। लेकिन जब मैं फेसबुक मार्केट प्लेस या क्रेगलिस्ट से कुछ खरीदता हूँ तो ऐसी बातें हमेशा मेरे दिमाग में आती है। मैं ये तो नहीं बता सकता कि मेरे पीछे कौन था, लेकिन वो आदमी लग रहा था। मैं नहीं चाहता कि वो मेरा घर तक पीछा करे, इसलिए मैंने गाड़ी किनारे रोक दी। ये रोड थोड़ी बिजी थी। पहले तो मेरे पीछे वाली कार रुकने लगी, लेकिन जब मैं पूरी तरह रुक गया तो वो वापस सड़क पर आया और तेज़ी से मेरे पास से निकल गया। जब वो गुजरा तो मैं कार के अंदर से देखने की कोशिश की, लेकिन ठीक से देख नहीं पाया। कार के निकल जाने के बाद मैं वेट किया और आंखों से ओझल होते हुए कार को देखा। उसके बाद मैं घर जाने लगा। घर पहुंचने के बाद मैं खिड़की से बाहर देखा, मुझे वही कार दिखी। वो सड़क पर बहुत धीरे धीरे चल रही थी। मैं नीचे झुक गया ताकि वो मुझे ना दिख पाए। कार मेरे घर के पास से गुजरी। लगभग 1 मिनट के बाद मैंने उसे दूसरी दिशा से वापस आते हुए देखा। वो मेरे घर पर नहीं रुकी, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। मुझे लग रहा था कि उस आदमी को मेरा सही एड्रेस पता नहीं था। इसके बाद मैंने फेसबुक पर उस सेलर को ब्लॉक कर दिया।
मुझे अब वो फ़ोन खरीदने की कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज तक मुझे पता नहीं चला कि ये वही आदमी था, लेकिन मुझे लगता है कि वो फेसबुक वाला सेलर ही था। मुझे नहीं लगता कि उसे सही एड्रेस पता था, लेकिन गली का एड्रेस पता कर लिया था। खैर, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब पिछले साल से सब ठीक है। पिछले साल मैं फेसबुक मार्केट प्लेस पर एक पुरानी कॉफ़ी टेबल बेच रहा था। मैं इसके लिए $40 मांग रहा था। इसकी कंडीशन अच्छी थी, लेकिन कुछ खास नहीं थी। ये थोड़ी पुरानी थी, इसलिए मुझे लगा कि ये सही कीमत है। शुरू में इसे लेने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया। कुछ हफ्तों बाद एक आदमी ने इसके बारे में पूछा। उसका नाम स्पाइक था। उसने मुझसे पूछा कि क्या $30 में टेबल मिल सकता है। मैंने कहा ठीक है। मैं इसे कोई भी कीमत पर बेचना चाहता था। अगर ये नहीं बिकती तो मैं शायद इसे गुडविल को दे देता। उसने पूछा कि वो कब आके ले सकता है। मैंने उसे बताया कि अगली इवनिंग 5 से 7 के बीच ठीक होगा। वो राजी हो गया और मैंने उसे अपना एड्रेस दिया। मैं फाइनली पुरानी टेबल से छुटकारा पाकर खुश था। अगले दिन मैंने टेबल को सामने के दरवाजे के अंदर रख दिया ताकि स्पाइक के लिए पैसे देकर उसे उठाना आसान हो। 5 बज गया तो मुझे स्पाइक का कोई मैसेज नहीं मिला। मुझे लगा शायद वो आता ही होगा, लेकिन समय बीतता गया और जल्द ही 7 बज गए और स्पाइक नहीं आया। मैंने फेसबुक पर जाकर स्पाइक को मैसेज करने का फैसला किया, क्या वो अभी आएगा। हालांकि जब मैंने फेसबुक खोला तो मैंने देखा कि स्पाइक ने मुझे ब्लॉक कर दिया था। ये बहुत अजीब था। हमारी बातचीत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों किया। मुझे लगा कि वो मेरी कॉफ़ी टेबल नहीं खरीदेगा। मैंने टेबल को वापस रख दिया। मैंने लिस्टिंग को भी चालू रखा, इस उम्मीद में कि शायद कोई और खरीदेगा। लगभग 1 हफ्ते बाद की बात है। एक रात मैं अपनी लिविंग रूम में था। मैं सोने की तैयारी कर रहा था और शायद रात 10 या 11 बजे थे। तभी मुझे अपने घर के पिछले दरवाजे के खड़कने की आवाज़ आई। मैं अकेला रहता था और मुझे किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। मुझे तुरंत ही कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। मैं अपनी रसोई की तरफ बढ़ने लगा, जो घर के पीछे है, जहाँ पिछला दरवाज़ा है। मैं शायद आधे रास्ते में ही था कि मुझे कांच टूटने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ भी उसी जगह से आ रही थी। मैं वहीं जम गया और फिर मुड़कर भागने लगा। मैं अपने बेडरूम की तरफ भागा। मैं अंदर गया और खुद को बंद कर लिया। इस बीच मेरे घर के अंदर मुझे रसोई में कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैं जानता था कि कोई घुस आया है और मेरे कमरे में पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले पुलिस को फ़ोन लगाया। मैं ऐसा करते समय जितना हो सके उतना शांत रहने की कोशिश की। जब मैं 911 ऑपरेटर से बात कर रहा था तो मुझे अंदर कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। मुझे बताया गया कि पुलिस जल्द ही पहुँच जाएगी। जैसे ही मैंने पुलिस से बात ख़त्म की, मुझे घर में कोई और आवाज़ नहीं सुनाई दी। मैं वहीं शांत होकर बैठा रहा और उम्मीद कर रहा था कि मुझे कोई आवाज़ ना सुनाई दे। फाइनली पुलिस पहुंची और अंदर आ गई। जब मुझे लगा कि मैं सुरक्षित हूं, तब मैं बेडरूम से बाहर आया। लेकिन जो भी मेरे घर में था वो जा चुका था। पुलिस को भी वो कहीं नहीं मिला। हालांकि मैंने टूटी हुई खिड़की और उससे हुए नुकसान को देखा। इलाके की तलाशी ली गई, लेकिन पुलिस को कोई नहीं मिला। ये बात मुझे आज भी परेशान करती है। मुझे सच में लगता है कि ये स्पाइक था जो मेरे घर में घुसा था। मैंने उसे 1 हफ्ते पहले अपना एड्रेस दिया था और उसने मुझे बेवजह क्यों ब्लॉक किया था। मैंने ये जानकारी पुलिस को दी, लेकिन मुझे कभी ये पता नहीं चला कि उन्होंने उसे ढूंढा या क्या सच में स्पाइक मेरे घर में घुसा था।